आई होप वी आर लाइव बेटा। गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग एवरीबडी। आई होप मेरी आवाज आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। गुड इवनिंग एवरीबडी। सब लोग आ गए भाई। ग्रेट। गियर्स के बारे में बेटा हम लोग बात कर रहे थे और मेरे ख्याल से गियर का स्टार्टिंग हो चुका है। मतलब अभी हमको ये नहीं मालूम है कि मेरे हाथ में अगर आप कोई एक चीज रख दें जो गियर जैसी दिखती है, उसको मैं गियर बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा ये नहीं पता, लेकिन अगर वो सच में गियर है तो उसको देख करके अंदाजा लग जाएगा कि इसको मैं स्पर गियर बोलूंगा या हेलिकल गियर बोलूंगा या डबल हेलिकल गियर बोलूंगा। ऐसी कुछ बातें हम लोग कर रहे थे। गुड इवनिंग बच्चों। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग सेशन को स्टार्ट करें, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग यहां पर प्रेजेंट हैं, एक बार प्लीज मार्क योर अटेंडेंस सो दैट हमको पता चले कितने बच्चे कौन कौन से हैं जो यहां पर लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कौन कौन से वो नाम है जो हमको रोज देखने की आदत पड़ चुकी है। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। हमारे साथ ओम तिवारी, मोहम्मद अली, रोहित, बनी, न्यूटन बाबा, अजय, धर्मेंद्र, विवेक, दीपक, दिव्या, आदर्श, देवा, गौरव। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रांजल, सौरभ, सारे बच्चे, लगभग वही सारे बच्चे जो हमारे साथ डेली हैं, वो विदाउट एनी फेल्योर जुड़ चुके हैं शाम को। कल तक जो बातें हुई थी वहां तक किसी भी बच्चे को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है आप सब लोगों के लिए। आप लोगों को शायद पता भी चल चुका होगा, मटेरियल साइंस की रिवीजन सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। मटेरियल साइंस का रिवीजन सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस भी आए होंगे। नन अदर देन स्वदेश सर, आप लोगों को मटेरियल साइंस पढ़ाई भी इन्होंने है और रिवीजन भी अब चल रहा है आप लोगों का। तो जिन जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता था, जान लो कि रिवीजन के क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, एक्चुअली क्या है ना, कुछ बच्चों का हो गया है, जिनका नहीं हुआ था उनके लिए ये क्लास है, और जिनका हो चुका है उनको भी इसका एक्सेस है, तो उनके लिए इसको रिवीजन बोला जा रहा है। ठीक है, तो जिनका हो चुका है मेरे ख्याल से आप लोगों को कल से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये कल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिन बच्चों का हो गया है आप लोगों को 7 बजे 7 PM की टाइमिंग है मेरे पास, जो मुझे इंफॉर्मेशन है कि 7 बजे से ये रिवीजन क्लास रखी जाएगी। ठीक है, बाकी एक बार मैं बैच मैनेजर से ये और बोल दूंगा कि बच्चों तक इंफॉर्मेशन मैसेज के थ्रू और पहुंचा दी जाए, जो भी करेक्ट टाइमिंग है, शेड्यूल है, किन किन बैचेस के बच्चों के लिए ये कोर्स, ये रिवीजन वाली क्लासेस एक्सेसिबल रहेंगी, ये मैसेजेस के थ्रू आप सब लोगों को इन्फॉर्म और कर दिया जाएगा। मेरी वीकेंड में कहां होती है बेटा, हम तो वीकडे वाले हैं, मंडे टू फ्राइडे हम रहते हैं। वीकेंड्स में कल से ये बोला जा रहा है हमें कि कल से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अरे यार
बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मैथ्स की भी एक्स्ट्रा है, तो फिर अब इतना हमको नहीं मालूम है कि मैथ्स की एक्स्ट्रा कैसे क्लैश व्लैश करेगी। मैं क्लास के बाद एक बार बैच मैनेजर से बोल दूंगा कि जो भी बच्चे इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं उन सभी तक प्लीज नोटिफिकेशंस पहुंचा दीजिएगा, ठीक है ना। कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुदेश सर से ऑलरेडी मटेरियल साइंस पढ़ चुके हैं, एक बार जरा बता दो हमें। मटेरियल साइंस की अलग ही लेवल पे फीलिंग आ रही होगी आप लोगों को, चीजें समझ में आ रही होंगी, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अदरवाइज कॉलेजेस में तो मटेरियल साइंस को ऐसा सब्जेक्ट बना दिया गया है जो यार ये तो थ्योरेटिकल है, समझ में नहीं आना, बोरिंग है। सर से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि यार नहीं, कॉलेजेस में थ्योरेटिकल बोल करके छोड़ देने वाली चीजें कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मतलब कुछ दिनों बाद जब आप थ्योरी ऑफ मशीन भी पढ़ चुके होंगे, मटेरियल साइंस भी पढ़ चुके होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी पढ़ चुके होंगे, तो बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि हम किस चीज को अपना बेस्ट सब्जेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। और यही तो हम चाहते हैं कि बच्चे को सिर्फ एक सब्जेक्ट से नहीं, बच्चे को पूरी एट द एंड पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मोहब्बत हो जाए। और एक सीक्रेट बताऊं, टॉप सीक्रेट, स्वदेश सर से सिर्फ आप लोग ही नहीं पढ़ रहे हैं, स्वदेश सर से एक जमाने में हमने भी मटेरियल साइंस पढ़ी है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि जब स्वदेश सर पढ़ाने आएंगे तो एज एन स्टूडेंट दिल दिमाग में क्या चल रहा होगा, हमको पता है। अरे वाह, हाँ, तो ये सुरेश सर आप लोगों के गुरु नहीं, आप लोगों के लिए तो सुपर गुरु हो गए, आपके गुरु के भी गुरु हैं ये। स्वदेश सर, इस गेट सेगमेंट की बात करी जाए, आईईएस की सेगमेंट की बात की जाए, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के वन ऑफ द फर्स्ट लाइन टीचर्स में से काउंट किए जाएंगे। मतलब हिंदुस्तान में सबसे पहली बार जिस जनरेशन ने गेट के लिए टीचिंग स्टार्ट की थी, उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं सर। तो मेरे ख्याल से आप मुझे या मेरी उम्र के किसी भी टीचर को अगर आप देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो स्वदेश, अगर मैकेनिकल के हैं तो कहीं ना कहीं वो स्वदेश सर के स्टूडेंट रहे होंगे, चाहे वो डायरेक्टली स्टूडेंट रहे हों या स्वदेश सर की जो बुक काफी फेमस है वो पढ़ी हो, कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहे होंगे। कोई ये नहीं कह सकता, मेरी जनरेशन के टीचर्स में से कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं हम स्वदेश सर को जानते नहीं है। ठीक है, चलिए व्हाट इज अ गियर प्रोफाइल के बारे में बेटा अभी हमको खुद नहीं पता है। अभी तो बस हमको सिर्फ इतना मालूम है कि गियर की प्रोफाइल आखिर कहते किसे हैं। गियर का टीथ जब आप देखते हो ना, तो टीथ के ये जो कर्व्स हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, टीथ के जो कर्व हैं ये कुछ स्पेशल चीज होनी चाहिए। अब ये एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए वो उसके बारे में अभी हमको खुद इंफॉर्मेशन नहीं है। धीरे धीरे लेक्चर में जब आगे बढ़ेंगे तब हमको खुद पता चलेगा कि ये प्रोफाइल एक्चुअली क्या होनी चाहिए। मैंने बस इतना बोला है कि कुछ तो स्पेशल प्रोफाइल होगी। जो भी प्रोफाइल हम फिक्स करेंगे, अगर वो प्रोफाइल टीथ में दे रखी है तब तो हम इसको गियर का टीथ बोलते हैं, तब तो हम इसको गियर बोलेंगे। अदरवाइज कोई रैंडम आप कल को बोलेंगे कि नहीं हमने बस एक सर्कुलर आर्क प्रोवाइड कर दिया है, पैराबोला प्रोवाइड कर दिया है या एलिप्स का कुछ शेप प्रोवाइड कर दिया है, तो ऐसे काम नहीं चलता कि जो मर्जी आई आपने बना दिया, ऐसे काम नहीं चलता है। क्लियर है बेटा? हाँ, अभी हमको खुद नहीं पता, हम तुमको कैसे बताएं। चलो, कल लास्ट तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था? हम लोगों ने देखा था कि अगर क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स की बातें हो रही थी, अगर एक्सिस ऑफ शाफ्ट एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं तो फिर कौन कौन से गियर्स यहां पर यूज किए जा सकते हैं। सबसे स्ट्रेट, सबसे सिंपल जो चीज मेरे सामने आ रही थी वो थी स्पर गियर। आपने जनरेटिंग लाइन लेकर के पहले तो वो प्रोफाइल्स जनरेट कर ली जहां पर प्योर रोलिंग मोशन इमेजिन की जा सकती है, और एक बार वो सर्फेसेस दिख गई, कैसी नजर आ रही थी? सिलेंड्रिकल नजर आ रही थी। एक बार सर्फेसेस दिख गई तो उसके बाद बस टीथ ही तो क्रिएट करने, सो दैट स्लिपिंग के चांसेस को भी अवॉइड किया जा सके। स्ट्रेट कट कर लिया, इस पर टीथ, इस पर गियर, उसकी कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां थी वो हमने देखा है। फिर उसके बाद वहां से हम सेटिस्फाई नहीं हुए क्योंकि हाई स्पीड में इस पर गियर्स इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। रीजन,
इंपैक्ट स्ट्रेसेस का अमाउंट बढ़ जाता है, इंपैक्ट स्ट्रेसेस की वैल्यू काफी बढ़ जाती है। तो लो स्पीड्स तक तो ठीक है, लेकिन इस पर गियर्स को हाई स्पीड्स में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम लोगों ने टीथ को हल्का सा इंक्लाइंड किया, हेलिकल गियर, और टीथ के इंक्लिनेशन की वजह से भी कुछ ड्रॉबैक्स हमको दिख रहे थे। इंपैक्ट वाली प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई, लेकिन इंक्लाइन कर देने से हमारे पास कुछ नई प्रॉब्लम आ गई कि सर अब एक नया चीज एक्चुअल थ्रस्ट जनरेट हो रहा है, और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट आया कि आप इंक्लिनेशन प्रोवाइड करिए, लेकिन प्रोवाइड करते करते जो हेलिक्स एंगल है उसकी वैल्यू 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं की जाती है। मार्केट में जो आप वैल्यूज देखेंगे वो 30-35 डिग्री के आसपास ही घूमती है बेटा। एक्चुअल थ्रस्ट वॉज अ बिग प्रॉब्लम। इस पर और हेलिकल में अभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि कॉस्ट में बहुत ज्यादा फर्क आए, क्योंकि टीथ सीधे सीधे स्ट्रेट ही कट किए जा रहे हैं। एक जगह पर पैरेलल टू द एक्सिस थे और दूसरी जगह पर इंक्लाइन टू द एक्सिस थे, दैट्स इट। लेकिन जब आप डबल हेलिकल गियर की बात करते हो तो ये गियर दी बेस्ट गियर है। फायदे क्या क्या है सर? इसमें हेलिकल की वो सारी प्रॉपर्टीज हैं, इंपैक्ट गायब हो चुका है, और बिकॉज एक ही टीथ में डबल डबल हेलिकल प्रोवाइड कर दिए हैं, मतलब आधा टीथ राइट हैंड तो आधा टीथ लेफ्ट हैंड हेलिक्स प्रोवाइड कर रखा है, तो इसकी वजह से अब एक्चुअल थ्रस्ट भी टोटल एग्जैक्टली जीरो हमको दिखाई पड़ रहा है। मतलब दी बेस्ट, मतलब दी बेस्ट डबल हेलिकल गियर, इसी को हेरिंग बोन गियर भी बोला जाता है। और मार्केट में कुछ गियर्स आपको ऐसे भी दिखाई पड़ेंगे जो है तो डबल हेलिकल, लेकिन थोड़ा सा टूथ में आपको ब्रेक दिखाई पड़ता है। ब्रेक से मेरा मतलब है टूथ जो है कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, कंटिन्यूअस टीथ नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं? कुछ इस तरीके का टीथ आपको दिखाई पड़ता है। ये टीथ, टीथ में जो ब्रेक दिखाई पड़ रहा है ना, कटा हुआ पोर्शन बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं टूल रनआउट। ये आखिर आता क्यों है? अच्छा, बाई नेचर ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, दिस इज ऑल्सो डबल हेलिकल गियर। हाफ ऑफ द टीथ राइट हैंड हेलिक्स है तो हाफ ऑफ द टीथ लेफ्ट हैंड हेलिक्स है। लेफ्ट हैंड हेलिक्स और ये वाला पोर्शन राइट हैंड हेलिक्स दिखाई पड़ रहा है। अब कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको लेफ्ट हैंड हेलिक्स राइट हैंड हेलिक्स बोलना नहीं आता है। आप गियर की तरफ मुंह करो, अपने दोनों हाथों को रखो इस तरीके से, अंगूठे का डायरेक्शन देख लेना, सर ये लेफ्ट हैंड के साथ मैच कर रहा है तो लेफ्ट हैंड हेलिक्स, ये राइट के साथ मैच कर रहा है तो राइट हैंड हेलिक्स। बीच में जो टूथ कट आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज टूल रनआउट। ये क्या होता है? इसको भी हम डबल हेलिकल ही बोलेंगे। दिस इज टूल रनआउट। केयरफुल केयरफुल केयरफुल। जब आप गियर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो भी मिलिंग कटर से, बहुत सारे तरीके होते हैं गियर्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के। आप शेपर मशीन की हेल्प से सिंपल शेप्स वाले गियर्स को शेपर से बना सकते हो। हॉबिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मिलिंग कटर से भी आप गियर्स को कट कर सकते हो। कास्टिंग से भी गियर्स बनाए जाते हैं। पाउडर मेटलर्जी से भी गियर्स बनाए जाते हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं जहां से आप गियर्स बना सकते हो। लेकिन अगर आप कभी मिलिंग कटर का इस्तेमाल करो, मिलिंग कटर में इस तरीके से एक कटर है, इसके एंड में कटिंग एजेस होती हैं और ये घूम घूम के चल रहा है, ये घूम घूम के इस तरीके से चल रहा है और मटेरियल को यहां से रिमूव कर रहा है। अब टीथ, ये जो कटर है, दिस मच पोर्शन इट हैज रिमूव्ड, और फिर अब टीथ को डायरेक्शन बदलनी है। तो जब यहां से डायरेक्शन बदलता है इन दिस डायरेक्शन, तो बीच का ये पोर्शन पूरी तरीके से उड़ा देता है, मटेरियल पूरी तरीके से उड़ा देता है। कैन यू फील? अब आपके पास सर्टेन डायमीटर का, सर ये हमारे पास सर्टेन डायमीटर का कटर है। अब जब आप इसको इस तरीके से आगे ले जाएंगे तो एग्जैक्टली शार्प एज दे पाना बहुत मुश्किल होता है। एग्जैक्टली ऐसा कुछ प्रोवाइड कर देना जहां से ये शार्प एजेस प्रोवाइड हो जाएं, ये बहुत मुश्किल है। जब आप कटर को यहां से ले जाकर के इधर घुमाते हैं, वापस डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो यहां से बीच का पूरा मटेरियल ही उड़ जाता है, और इसकी वजह से आपको बीच में ये एक गैप सा दिखाई पड़ रहा है, पूरा डिसकंटिन्यूअस टीथ दिखाई पड़ रहे हैं। फायदा ही है हमको, सिर्फ अलग दिख रहा है इसलिए हम इसको एक नए गियर का नाम दे रहे हैं। है ये भी डबल हेलिकल, बट आप इसको कॉन्सेप्चुअली हेरिंग बोन नहीं बोलेंगे। इससे पहले जो गियर था उसको आप हेरिंग बोन गियर भी बोल सकते थे। ये हेरिंग बोन नहीं है, इसको आप डबल हेलिकल बोलिए, काम चलेगा आपका। इससे उल्टा फायदा है कि ये जो बीच में स्पेस दे रखा है ना, लुब्रिकेंट फ्लो करने के लिए आसान है। ये हमारा लुब्रिकेंट जो है ना बहुत इजीली टीथ के टीथ में पहुंच सकता है। टूल रन आउट, इट डिपेंड्स अपॉन
डाया ऑफ मिलिंग कटर। क्लियर है बेटा? ये तो हो गए गियर्स जो आप पैरेलल शाफ्ट्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर हेलिकल, डबल हेलिकल। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड। अगर हमारे पास अभी हमारा क्लासिफिकेशन वही चल रहा है अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट कनेक्टेड। सबसे पहले हमने पैरेलल शाफ्ट्स को कनेक्ट कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं इफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट्स आर इंटरसेक्टिंग। शाफ्ट नहीं, शाफ्ट की एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट आर इंटरसेक्टिंग। पहले तो इस लाइन को समझो आप। शाफ्ट इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कि सर एक शाफ्ट जो है दूसरी शाफ्ट में घुसा जा रहा है, ना ना ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं। शाफ्ट की एक्सिस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। सॉलिड लाइन से मैं तुम्हारे सामने शो कर रहा हूं कि सर दिस इज माई शाफ्ट, और दूसरी एक शाफ्ट हमको दिखाई पड़ रही है कुछ ये इस तरीके से। ये दो शाफ्ट हैं। एक्सिस अगर दिखाऊं इनकी तो एक्सिस क्या नजर आ रही है सर? एक एक्सिस ऑफ शाफ्ट हमको ये दिखाई पड़ रही है और एक एक्सिस ऑफ शाफ्ट हमको ये दिखाई पड़ रही है। दोनों शाफ्ट की एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हैं, शाफ्ट नहीं, एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब यहां पर सबसे पहले काम वही करना है। दो शाफ्ट है, एक शाफ्ट की मोशन दूसरे शाफ्ट में हमको ट्रांसफर करनी है। काम उसी तरीके से करेंगे। सर दिस इज माई शाफ्ट नंबर 1 और ये हमको हमारी शाफ्ट 2 दिखाई पड़ रही है। शाफ्ट 1 की मोशन शाफ्ट 2 तक ट्रांसफर करनी है। क्या करेंगे? सबसे पहले वही काम, आप एक जनरेटिंग लाइन ढूंढते हैं। उस जनरेटिंग लाइन को शाफ्ट 1 के अबाउट घुमाइए, शाफ्ट 2 के अबाउट घुमाइए, तो आपको कुछ प्रोफाइल्स मिल जाएंगी जहां पर प्योर रोलिंग मोशन जैसी कोई चीज इमेजिन की जा सकती है। और एक बार प्योर रोलिंग मोशन दिख गई तो फिर उसके बाद आप यहां पर टीथ क्रिएट करके, टीथ कट करके बस स्लिपिंग को ही अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। यहां पर जनरेटिंग लाइन कैसी ली जाएगी? कॉमन सेंस। इससे पहले शाफ्ट्स एक दूसरे के साथ पैरेलल थी तो हमने बीचों बीच पैरेलल जनरेटिंग लाइन ले रखी थी, क्योंकि दोनों सर्फेसेस, आंख बंद करके देखो तो दोनों जो सर्फेसेस हैं वो पैरेलल लाइन पे ही कहीं टच करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब दोनों शाफ्ट एक दूसरे के साथ अगर इंक्लाइंड है, एक ही प्लेन में है, दोनों शाफ्ट एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड दिख रही हैं, तो हम बीच में एक जनरेटिंग लाइन ऐसी लेंगे जो खुद इन दोनों के साथ इंटरसेक्टिंग नजर आ रहा हो। मतलब जनरेटिंग लाइन जो मैं ले रहा हूं वो कुछ इस तरीके से है जो दोनों के साथ इंटरसेक्टिंग नजर आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। ये हमको हमारी शाफ्ट दिखाई, ये जनरेटिंग लाइन दिखाई पड़ रही है। और जनरेटिंग लाइन जो हमने ले रखी है ना, केयरफुल, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों शाफ्ट के साथ सेम उसी पॉइंट पर। नंबर एक चीज, ये ले लिया हमारा जनरेटिंग लाइन, दिस इज अवर जनरेटिंग लाइन, दिस इज अवर जनरेटिंग लाइन। अब आप इस जनरेटिंग लाइन को, सॉलिड लाइन जो मैंने दिखाई ना, इसको घुमाना शुरू करिए दोनों शाफ्ट के अबाउट, शाफ्ट 1 के अबाउट भी और शाफ्ट 2 के अबाउट भी। क्या नजर आएगा सर? जब आप इसको घुमाएंगे, जनरेटिंग लाइन को शाफ्ट 2 के अबाउट घुमाइए, आपको एक कोनिकल प्रोफाइल मिलेगा। कैसा नजर आने वाला है? कोनिकल सिलेंडर मिलेगा। हाउ डज इट लुक? समथिंग लाइक दिस। एक तो कोनिकल प्रोफाइल आपको, कोनिकल सिलेंडर एक तो आपको ये दिखाई पड़ रहा है, नंबर एक बात। दूसरा सिलेंडर आपको कहां नजर आएगा? सर इसको घुमाइए दूसरी शाफ्ट के अबाउट भी, तो आपको एक कोनिकल सिलेंडर यहां नजर आएगा। हाउ मेनी ऑफ यू कैन इमेजिन? यही तो शेप मिलने वाले हैं। मैं बना रहा हूं 2D में, कि आपको 3D में ये कोनिकल सिलेंडर दिखाई पड़ रहे हैं। इसी एक लाइन के अबाउट कोई दूसरी लाइन जो पैरेलल है, घुमाया होता तो सिलेंडर मिलता हमको, और यही अगर इंक्लाइंड है
और अब मैं इसको घुमा रहा हूं तो तुमको दिख रहा है क्या कि यहां पर हमको एक कोनिकल सिलेंडर दिख रहा है, एक कोनिकल सिलेंडर यहां पर और एक कोनिकल सिलेंडर एक यहां पर एक यहां पर दिखाई पड़ गया। बात समझ में आ रही है? और इन दोनों कोनिकल सिलेंडर्स पे अब हमको प्योर रोलिंग मोशन कंटिन्यूसली दिखाई पड़ सकती है। दोनों के ऊपर ये दोनों शेप एक दूसरे के ऊपर प्योर रोलिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, सिर्फ स्लाइडिंग मोशन ही जो यहां पर हो सकती है उसको अवॉइड करना है, और उसके लिए हम टीथ क्रिएट करेंगे यहां पर। अब जो गियर्स आपको बनेंगे, जो आपके गियर्स दिखाई पड़ रहे होंगे, उसी को आप लोग बोलते हैं बेवल गियर्स। क्या बोला जाता है? बेवल गियर। लेट मी राइट, प्योर रोलिंग मोशन can be seen on two conical cylinder. Now cut teeth to avoid slipping. और जो गियर आपको यहां से दिखाई पड़ेगा दैट इज गोइंग टू बी, उसको हम लोग बोलते हैं बेवल गियर। एक चीज का ध्यान रहे, टीथ यहां पर भी आप बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने टीथ स्पर गियर के केस में स्ट्रेट स्ट्रेट कट कर रखे थे, स्ट्रेट बेवल गियर बोलते हैं। बेवल गियर में ही बहुत ध्यान से समझना, दो ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो सर आपने टीथ स्ट्रेट कट कर रखे हैं, स्ट्रेट टीथ, स्ट्रेट बेवल गियर बोलते हैं इसको। कैसा नजर आ रहा होगा? लुक हियर, व्हाट डू आई मीन बाई स्ट्रेट बेवल गियर? सपोज मेरे सामने ये एक शाफ्ट दिख रही है बेटा, जो गियर नजर आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ये आपको साइड से दिखा रहा हूं व्यू, गियर हमारा कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। और अब आप जो टीथ क्रिएट कर रहे हैं, टीथ जो हम कट कर रहे हैं वो एक्सिस से इंक्लाइन नहीं है। एक्सिस से इंक्लाइन नहीं है मेरा मतलब है टीथ में ये कट कर रहा हूं, एक टीथ ये कट कर दिया। इंक्लाइन होता तो मैं इसको बोलता कुछ इस तरीके का टीथ। मैं ये नहीं कट कर रहा हूं, मैंने स्ट्रेट टीथ का मतलब है एक्सिस के साथ पैरेलल इस तरीके के टीथ कट कर रखे हैं। एंड हाउ मेनी ऑफ यू कैन इमेजिन कि सर यहां पर अब कुछ भी पैरेलल जैसा नहीं है, जिसको मैं पैरेलल बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो पैरेलल नहीं रह गया होगा। इमेजिन करो ये बॉटल दिख रही है, अब इस बॉटल का सिर्फ इतना पोर्शन इमेजिन करना आप, ये वाला पोर्शन एक कोनिकल सिलेंडर दिख रहा है, सिर्फ इतने पोर्शन को देखना। मान लो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, यही बेवल गियर का कुछ पार्ट है, इसी के ऊपर हमको टीथ कट करने हैं। तो टीथ मैं एक्सिस ये हमारी दिखाई पड़ रही है, एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेट टीथ क्रिएट कर रहा हूं मैं, स्ट्रेट यहां पर टीथ, स्ट्रेट टीथ। कैन यू फील? एक्सिस ये दिख रही है और हमने अगर टीथ स्ट्रेट भी बना दिया है तो ये पैरेलल नहीं बोला जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? पैरेलल नहीं बोला जाएगा। तो पैरेलल वर्ड विल नॉट बी करेक्ट हियर। बस आप ये समझिए कि हमने टीथ जो है ये क्रिएट किया, बाकी के सारे टीथ आपको जो है वो कुछ इस तरीके से नजर आ रहे होंगे। यस और नो? कुछ इस तरीके के टीथ आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज स्ट्रेट बेवल गियर। बिल्कुल इस पर जैसी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेट बेवल गियर। और यहां पर हर वो नुकसान होगा जो हम लोगों को स्पर गियर में दिखाई पड़ता था, बिल्कुल स्पर गियर की तरीके काम कर रहा है। इंपैक्ट स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, हाई स्पीड में आप इस्तेमाल करेंगे तो नॉइज और वाइब्रेशंस भी आपको सुनाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं इसी का टॉप व्यू दिखाऊं, साइड से इस तरीके से नजर आ रहा है, अगर इसी गियर का मैं टॉप व्यू दिखाऊं तो कैसा दिखाई पड़ेगा? ट्राई टू इमेजिन। सर ये छोटा वाला एक सर्कल दिखेगा, इसके ऊपर एक बड़ा सर्कल दिखाई पड़ रहा होगा, ऐसे ही तो नजर आता होगा। इमेजिन करिए, इस कोनिकल सिलेंडर को मैं सामने से दिखा रहा हूं, ऐसे ही तो नजर आएगा। और टीथ हमने जो कट कर रखे हैं वो कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? टीथ हमने जो कट किए हैं वो हमको ये दिखाई पड़ रहे हैं, दीज आर द टीथ।
ये हैं हमारे रेड। इस तरीके से टीथ आपको टॉप व्यू से देखने पर टीथ कुछ इस तरीके से नजर आ रहे होंगे। यस और नो, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके के टीथ दिखाई पड़ रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट इमेज शो कर देता हूं। टीथ विल लुक एग्जैक्टली लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। एक्सिस हमारी ये हुआ करती थी, एक्सिस के साथ इंक्लाइंड नहीं प्रोवाइड किए हैं टीथ हमने। एक्सिस हमारी ये हुआ करती थी और एक्सिस के साथ जो टीथ हैं वो इधर इंक्लाइंड नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। टीथ स्ट्रेट कट किए हैं, बट इसको मैं पैरेलल बोलूंगा तो वो गलत वर्ड हो जाएगा। यहां पर जो टीथ दिखाई पड़ेंगे, जिसको मैं स्ट्रेट बोलने की कोशिश कर रहा हूं, वो आगे की तरफ उनकी थिकनेस कम है और बाहर की तरफ आते आते उनकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये बात भी आप सब लोग इमेजिन कर पा रहे हैं, बात समझ में आ रही है? दिस इज समथिंग जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रेट बेवल गियर, ऐसा कुछ नजर आता है। इस पर वाली प्रॉब्लम्स हैं यहां पर, और इसको अवॉइड करने के लिए फिर से जैसे हम लोगों ने हेलिकल गियर में टीथ में हल्का सा इंक्लिनेशन प्रोवाइड किया था, आप यहां भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड इफ टीथ आर इंक्लाइंड तो फिर हम इसको बोलते हैं हेलिकल बेवल गियर। इफ inclined teeth if we have provide, if inclined teeth if we have provide, तो इसको बोला जाता है हेलिकल बेवल गियर। हेलिकल बेवल गियर बोल लीजिए, कुछ बच्चे इसी को स्पाइरल बेवल गियर भी बोलते हैं। स्पाइरल इसलिए बोल देते हैं क्योंकि यहां पर जो टीथ नजर आते हैं ना, वो आपको थोड़े से कर्व जैसे नजर आते हैं। अब दिक्कत यह है कि बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने तो कर्व बनाया नहीं, हमने तो स्ट्रेट बनाए हैं, सिर्फ इंक्लिनेशन प्रोवाइड किए हैं। इमेजिन करो, इससे पहले हम लोग इस पर गियर की बात करते थे, सिलेंडर मिलता था। सिलेंडर में टीथ क्रिएट करना स्ट्रेट स्ट्रेट, आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए हैं, आपको स्ट्रेट टीथ दिख रहा है। हल्का सा इंक्लिनेशन भी प्रोवाइड करेंगे तो भी आपको टीथ स्ट्रेट इंक्लाइंड दिख रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट ही दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर आपसे मैं बोलूं कि इस कोनिकल सरफेस में आप एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि स्ट्रेट नहीं इंक्लाइंड है, तो कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि मैं यहां पर इस कोनिकल सरफेस में जब इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो हमको ऊपर से देखने में एक कर्व जैसा ही दिखाई पड़ रहा होगा। इमेजिन करिए। यस सर, यहां पर सिचुएशन क्या नजर आने वाली है सर? टीथ जो है वो आप कुछ इंक्लाइंड वे में जब बनाएंगे ना तो ऐसे दिखाई पड़ते हैं टीथ। इंक्लाइंड का मतलब समथिंग लाइक दिस। ये टीथ, इसको मैं बोल रहा हूं इंक्लाइंड। हमने इंक्लाइंड करने की कोशिश की है, लेकिन टीथ आपको कर्व दिखाई पड़ेंगे। यहां पर भी वही लॉजिक है हेलिकल गियर की तरह कि एक जगह पर दो गियर्स जो मैश कर रहे हैं, एक जगह पर लेफ्ट हैंड हेलिक्स तो दूसरे पर राइट हैंड हेलिक्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। टॉप व्यू अगर मैं इसे दिखाऊं, इस गियर का टॉप व्यू दिखाऊं इस तरीके से, तो ये कैसा नजर आ रहा होगा? यू आर गोइंग टू हैव केयरफुल, ट्राई टू इमेजिन। सर अगर हमारा टीथ स्ट्रेट प्रोवाइड करते आप तो यहां से शुरू होता और यहां कहीं खत्म हो रहा होता, थिकनेस उसकी यहां से यहां तक बढ़ रही होती, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यहां से स्टार्ट होता और यहां पर खत्म होता, ऐसी ही तो कुछ बातें हो रही हैं। अब आपने एक साइड में राइट हैंड हेलिक्स तो दूसरे पे लेफ्ट हैंड हेलिक्स प्रोवाइड कर रखे हैं। राइट लेफ्ट फिर से फंडा वही, हाथों को इस तरीके से रखो आप। सर ये वाला टीथ, दिस वन राइट हैंड हेलिक्स, इसके टीथ आपको दिखाई पड़ रहे होंगे समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से कर्व, कुछ इस तरीके से। राइट हैंड हेलिक्स प्रोवाइड कर रखा है आपने, और लेफ्ट हैंड हेलिक्स प्रोवाइड करेंगे तो टीथ विल लुक लाइक, स्टार्ट यहां से होगा और जाएगा नीचे की तरफ। इज दिस क्लियर? आइदर दिस और दिस काइंड ऑफ टीथ वी आर गोइंग टू हैव। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड हेलिक्स, और इसको बोल रहे हैं दिस इज लेफ्ट हैंड। किस तरीके से नजर आ रहे हैं वो दिख गया। यहां पर भी वैसी ही कुछ प्रॉब्लम भी आती होंगी हेलिकल वाली। सर यहां पर आपको इंपैक्ट स्ट्रेसेस हाई डेवलप होते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे, सडन एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट की वजह से।
इधर पे वो प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, लेकिन एक्शियल थ्रस्ट जैसी चीजें भी यहां पर आ रही होंगी, और उसको ओवरकम करने के लिए डबल हेलिकल यहां नहीं बन सकता है, लेकिन यहां एक और नई चीज की जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरोल बेवल गियर। वो कैसा नजर आता है? मतलब हम टीथ स्टार्ट यहां से करेंगे, खत्म भी यहां पर करेंगे, लेकिन अब टीथ को स्ट्रेट बनाने के बजाय हम उसको कर्व बना देंगे, और टीथ आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज जीरोल बेवल गियर। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? कोई यहां पर पूछे कि सर अब हेलिक्स एंगल कैसे निकाला जाएगा, यहां तो कर्व है, आप एंगल कैसे कैलकुलेट करते हो? तो यहां पर बेटे जो एंगल निकाले जाते हैं वो मिड रेडियस पर, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें मिड रेडियस पर, तो दैट विल डिफाइन कि कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। ये एंगल कितना है, इसको हेलिक्स एंगल बोला जाता है। आप मिड रेडियस पे, मिड पॉइंट पे, यहां पर एट दिस पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, इट विल डिफाइन हाउ मच एंगल इज दिस। यहां पर मिड पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आपको 0 डिग्री एंगल ही शो कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर दिस एंगल इज गोइंग टू बी 0 डिग्री एंगल। एवरीबडी इज क्लियर और नॉट? ये बिल्कुल वैसा ही है, यहां पर कोई भी एक्शियल थ्रस्ट ऐसी चीज हमको दिखाई नहीं पड़ रही होगी। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। आप टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए मिड पॉइंट पे, मिड रेडियस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, मिड रेडियस पे। यहां पर सर, यहां पर ये मिड रेडियस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं, मिड रेडियस पर। क्लियर है बात? इसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? टॉप से देखिए ना, स्टार्ट होकर के अगर टीथ ऊपर की तरफ जा रहा है और स्टार्ट होकर के टीथ अगर नीचे जा रहा है, फिर से हाथों को रखो इस तरीके से, दिस वन एंड दिस वन। अंगूठे का डायरेक्शन आपको बता देगा लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है। अरे अरे, ये हमारा गलत लिख दिया, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, सॉरी 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 सॉरी। ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है, दिस वन। आप हाथों को रखिए ना सामने इस तरीके से, देख लीजिए टीथ क्या दिखाई पड़ रहा है। टाइपिंग एरर, टाइपिंग एरर। हमारा लेफ्ट राइट में थोड़ा प्रॉब्लम है। कभी कभी हम जब ऑटो वाले के पास बैठते हैं ना और उससे बोलना होता है भैया आगे वाली गली से लेफ्ट ले लेना, तो हमारा राइट हैंड उठ के बोल रहा होता है कि भैया लेफ्ट ले लेना। तो ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। जीरो हेलिक्स समझ में आ गया? इंक्लिनेशन प्रोवाइड करना है, कितना इंक्लिनेशन प्रोवाइड किया है वो कैसे देखते हैं? बिकॉज अब यहां पर चीजें कर्व हो गई ना बेटे, तो एग्जैक्टली किस पॉइंट के एंगल को आप बोल रहे हैं हेलिक्स एंगल? तो मिड पॉइंट पे, टीथ के मिड पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, जो भी एंगल बन रहा है टीथ के मिड पॉइंट पे आप एंगल ड्रॉ करिए, टेंजेंट ड्रॉ करिए, कितना एंगल बन रहा है। जीरोल बेवल गियर में क्या खास बात होती है? एक्शियल थ्रस्ट अवॉइड करने के लिए टीथ जहां से स्ट्रेट टीथ होता है, ये वाला, तो सर यहां दिक्कतें हो रही हैं, इंपैक्ट स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। यहां पर आप क्या कर रहे हो? आप स्टार्ट यहां से कर रहे हो, एंड यहां पर कर रहे हो, बट स्ट्रेट बनाने के बजाय बस कर्व बना दिया है। मिड पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो ना, तो 0 डिग्री दिखाई पड़ रहा है, जीरोल बेवल गियर। डायरेक्शन फोबिया है, हमने पहली बार नाम सुना। और ये कैसा नजर आता हुआ देखने में? ये गियर्स किस तरीके से दिखाई पड़ते होंगे? कर्व टीथ वाले कुछ इस तरीके से नजर आते हैं। एक जगह पर टीथ हेलिकल बेवल गियर जिसको बोल रहे हैं, एक जगह पर टीथ आपको अगर लेफ्ट हैंड हेलिक्स दिख रहा है तो दूसरी जगह पर आपको राइट हैंड हेलिक्स दिखाई पड़ रहे होंगे, थोड़े से कर्व्ड दिखाई पड़ रहे हैं। गियर्स विल लुक समथिंग लाइक दिस। क्लियर है बेटा? अच्छा, मैंने जो गियर्स तुम्हारे सामने बनाए हैं ना, वो जानबूझ करके ऐसे बनाए थे ताकि तुम्हारे दिमाग से एक बहुत बड़ा भ्रम दूर हो जाए। काफी बच्चों को लगता है बेवल गियर हमेशा 90 डिग्री शाफ्ट्स को कनेक्ट करते हैं, जरूरी नहीं है। ये जो शाफ्ट्स लगा रखी हैं इनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है,
90 हो ऐसा कंपल्शन नहीं है, वो अलग की बात है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली आप 90 डिग्री शाफ्ट को ही कनेक्ट होता हुआ देखते हैं। इनवर्ड में थिकनेस कम क्यों होती है? अरे बेटा, टीथ बनाते बनाते आप बाहर की तरफ आओ तो ऑब्वियस सी बात है, जो टीथ आप बना रहे हो आउटर रेडियस से उसको मोटा होना ही पड़ेगा ना, कॉमन सेंस वाली बात है। रेडियस चेंज हो रही है, अंदर वाला सर्कल छोटा था, आपने अभी तक जो गियर्स बनाए थे वो सिलेंडर के ऊपर बनाए थे, सिलेंडर के ऊपर बनाए थे कुछ इस तरीके से, और यहां पर जो टीथ हम क्रिएट करते हैं ना, तो जो भी थिकनेस टीथ की यहां रही होगी वही थिकनेस हमको इधर भी दिख रही होगी कुछ इस तरीके से। लेकिन अब जो हम बातें कर रहे हैं सर, गियर का एक एंड का सर्कल ये है, दूसरे एंड का सर्कल ही बड़ा हो गया है, समझ रहे हो? तो अब जब टीथ यहां से स्टार्ट करेंगे और उतनी ही थिकनेस ले जाओगे तो तुम्हें नहीं लगता कि सर यहां पर टीथ के बीच में गैप ये दिख रहा है, और पीछे जब जाएंगे तो टीथ के बीच में गैप हमको ज्यादा दिखाई पड़ रहा होगा? समझ रहा है मेरी बात? फिर तो टीथ अगर सेम थिकनेस रखोगे ना तो गंदा दिखेगा भाई, पीछे गैप बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो फॉर ऑब्वियस रीजंस टीथ का जो है ना पीछे साइज भी बढ़ता जाता है इस तरीके से। टीथ जो आप क्रिएट करेंगे उनके साइज भी पीछे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि पीछे रेडियस बढ़ गई है, जिस सर्कल पे आप ड्रॉ कर रहे हैं वो रेडियस बढ़ गई बेटा। बताते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो गियर्स आप लोग देखते हो मार्केट में जनरली 90 डिग्रीज वाली शाफ्ट्स कनेक्ट होती हुई दिखती हैं, ऐसा कंपल्सन नहीं है। आज के बाद कोई पूछे बेवल गियर तो ये नहीं बोल देना कि नहीं सर 90 डिग्री शाफ्ट, अबे 90 डिग्री नहीं, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स। अगर मैं 90 डिग्री शाफ्ट्स को कनेक्ट कर रहा हूं दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। 90 डिग्री शाफ्ट्स ऐसी कुछ नजर आती होंगी आपको, सर एक शाफ्ट ये दिख रही है और दूसरी शाफ्ट हमको ये दिखाई पड़ रही है, ठीक है? अब इन दोनों शाफ्ट्स को कनेक्ट करने के लिए हम फिर से एक जनरेटिंग लाइन लेंगे। जनरेटिंग लाइन जरूरी नहीं है कि वो इंटरसेक्ट तो करेगी सेम पॉइंट पे, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों के साथ सेम सेम एंगल बना रही हो, अलग अलग एंगल भी बना सकता है। मतलब है अगर ये टोटल 90 है, एक के साथ 30 डिग्री तो दूसरे के साथ 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, ऐसा कुछ नजर आ रहा होगा। अब आप इसी जनरेटिंग लाइन को रोटेट करें शाफ्ट 1 के अबाउट एंड शाफ्ट 2 के अबाउट, रोटेट कर दीजिए। जब आप रोटेट करेंगे तो अब जो गियर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो क्या नजर आ रहे होंगे? सर दिस साइड यू विल सी 1 गियर लाइक दिस, एक गियर आपको ये दिखाई पड़ेगा, और जो दूसरा गियर नजर आ रहा है इधर पे वो हमको कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा। कितने बच्चे ये डायग्राम देख के समझ पा रहे हैं कि हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही दिखाई पड़ रहा होगा हमको? एक तो तरीका यह है 90 डिग्री शाफ्ट्स को कनेक्ट करने का, एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका 90 डिग्री शाफ्ट्स को कनेक्ट करने का यह हो सकता है कि सर अब हम जो जनरेटिंग लाइन ले रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम एंगल 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा नजर आ रहा है, एग्जैक्टली 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। कैन यू फील? अब जब आप घुमाओगे शाफ्ट 1 शाफ्ट 2 के अबाउट तो आपको दोनों गियर्स सेम साइज के ही देखने को मिल रहे होंगे, बोलो हां या ना? एक गियर ये दिख गया, दूसरा गियर आपको क्या नजर आएगा? सर दूसरा गियर विल लुक लाइक एग्जैक्टली 45 डिग्री का एंगल फॉर्म किया है मैंने, तो आपको दोनों गियर सेम साइज के दिखाई पड़ेंगे। दिस इज समथिंग, ये एंगल अगर 45 डिग्री ले रखा है आपने, दिस इज 45 डिग्री, ये कुछ
अलग अलग, ये एंगल अलग है और ये एंगल हमारा अलग दे रखा है, ऐसी कुछ सिचुएशन है तो इसको सिंपली आप बोल दोगे कि ये हमारा बेवल गियर है, सिंपली बेवल गियर। और ये स्पेशल सिचुएशन हो गई, 90 डिग्री शाफ्ट को कनेक्ट कर रहे हैं और सेम सेम बेवल गियर दिखाई पड़ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज माइट्रे गियर। सेम साइज ऑफ बेवल गियर, 90 डिग्री को शाफ्ट, 90 डिग्री शाफ्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, सेम साइज की बेवल गियर, दोनों में नंबर ऑफ टीथ सेम सेम दिखाई पड़ रहे होंगे, दिस स्पेशल थिंग इज कॉल्ड एज माइट्रे गियर। और कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ टीथ दोनों के सेम सेम हैं तो एक गियर जिस भी स्पीड से रोटेट कर रहा होगा दूसरे को भी उसी स्पीड से रोटेट करना पड़ेगा। इसकी स्पीड ओमेगा 1 है, इसकी स्पीड ओमेगा 2 है, तो क्या मैं बोल दूं यहां पर ओमेगा 1 ओमेगा 2 आपको सेम सेम दिखाई पड़ रहे होंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? देखने में कैसे नजर आते हैं? दिस वन, दोनों सेम सेम दिखाई पड़ रहा है, इसको मैं बोल रहा हूं दिस इज अवर रियल माइट्रे गियर। एवरीबडी इज क्लियर? बोलो हां। दिस वन इज माइट्रे गियर, इसको आप हेलिकल बेवल गियर बोलते हो। जीरो बेवल गियर हकीकत में कैसा होगा, मेरे पास इमेज नहीं है बेटा, गूगल करना पड़ेगा, वो आप थोड़ा सा मेहनत करिएगा, गूगल का सही इस्तेमाल, तो वहां से आपको चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, लेट मी चेक, मेरे पास अगर है तो नहीं है, जिस इमेज की आप डिमांड कर रहे हैं नहीं है बेटा, गूगल कर लीजिएगा। कोलिजन नहीं बोलते मनीष यादव, कोलिजन नहीं बोलते, सडन एंगेजमेंट, सडन डिसएंगेजमेंट होगा बेटे। स्ट्रेट टीथ है ना यहां पर, देखो ना स्ट्रेट टीथ है, तो ये स्पर गियर के तरीके ही यहां पर नॉइजी ऑपरेशन दिखाई पड़ेंगे, ये अच्छा है। कर्व्ड टीथ है, यहां पर ग्रेजुअल एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट होता है, यहां पर सारी बदतमीजियां वही स्पर वाली है ना। हाँ गूगल हमारे पास भी है, हम वो इमेज लाए नहीं बेटा, हम बस ये कह रहे हैं हमारे पास वो इमेज है नहीं अभी, हम लाए नहीं, अगले बैच में हम वो भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब हम तुम्हारे सामने यहां गूगल खोलेंगे, गूगल खोलते ही सबसे पहले वो ऐड दिखाएगा कि परिणीति चोपड़ा हनीमून मनाने कहां गई हैं, तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए हम इंटरनेट नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जब तक हम गूगल में कुछ टाइप करेंगे ना तब तक वो इधर उधर की चीजें दिखाने लगेगा। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई, बेवल गियर्स की दुनिया दिखाई पड़ गई, किस तरीके से दिखता है सब। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं, अगर तीसरी सिचुएशन, तीसरी टफ सिचुएशन हमारे सामने ये हो सकती है कि अगर हमारी एक्सिस ऑफ शाफ्ट्स ना तो इंटरसेक्ट कर रही हैं ना ही एक दूसरे के साथ पैरेलल है, नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। इफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट्स आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, और ऐसी ही लाइंस को, दो लाइंस जो एक दूसरे के साथ ना तो पैरेलल दिख रही हैं और ना ही इंटरसेक्टिंग दिख रही हैं, इसका मतलब ये लाइंस 3D में एग्जिस्ट कर रही होंगी अलग अलग प्लेन्स में, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। मतलब अगर मैं तुम्हारे सामने ये दो लाइंस एक प्लेन में है, सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में है, तो ये पैरेलल दिख सकती हैं, एक ही प्लेन में है ये इंटरसेक्टिंग भी दिख सकती हैं, लेकिन ये अलग अलग प्लेन में है, एक यहां दिख रही है और दूसरी कुछ ये नजर आ रही है। कैन यू फील, कैन यू फील, अब दिख रहा है आपको, सामने से देखने में लग रहा है इंटरसेक्टिंग है लेकिन इनके बीच में कुछ गैप नजर आ रहे हैं,
ये दोनों अलग अलग प्लेन्स पे। अब ये लाइंस दोनों अगर आप मुझसे बोलेंगे ना कि एक प्लेन में बना दो, हम बना नहीं पाएंगे, ये एक प्लेन में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। अब बातें हो रही 3D में, और इसी लाइंस को तो हम बोलते थे स्क्यू लाइंस, स्क्यू शाफ्ट बोल दूंगा मैं यहां पर इसको। अब हम बात कर रहे हैं स्क्यू शाफ्ट के बारे में। हर बार की तरह यहां भी हम वही कोशिश करेंगे कि दो हमारे पास स्क्यू शाफ्ट हैं, तो सबसे पहले हम एक जनरेटिंग लाइन लेंगे जिसको घुमाएंगे दोनों के अबाउट। और जनरेटिंग लाइन जब दोनों शाफ्ट पैरेलल थी तो मैंने पैरेलल जनरेटिंग लाइन ली थी, दोनों शाफ्ट इंटरसेक्टिंग थी तो मैंने इंटरसेक्टिंग वाली जनरेटिंग लाइन यहां पर यूज किया था। अब दोनों शाफ्ट एक दूसरे के साथ अगर स्क्यू है तो मैं बीच में एक ऐसी लाइन लूंगा जो दोनों के साथ स्क्यू हो, पहले के साथ भी और दूसरे के साथ भी, और उसको मैं शाफ्ट 1 शाफ्ट 2 के साथ रोटेट करूंगा, शाफ्ट 1 शाफ्ट 2 के अबाउट रोटेट करूंगा। यहां से जो भी प्रोफाइल्स आपको मिलेंगी, यकीन मानो कोशिश यही है कि हम ऐसी प्रोफाइल्स पहले ढूंढें जहां पर प्योर रोलिंग मोशन हमको दिखाई पड़े। एक बार प्योर रोलिंग मोशन दिख गई फिर हम टीच क्रिएट कर लेंगे और स्लिपिंग के चांसेस को अवॉइड करेंगे। यहां पर फैक्ट यह है कि आपको कोई भी ऐसी सर्फेसेस दिखाई पड़ती ही नहीं है जहां पर प्योर रोलिंग मोशन इमेजिन किया जा सके, होता ही नहीं है, प्योर रोलिंग मोशन हो ही नहीं सकता है। बहुत ध्यान से, पहले तो जब मैं एक इस शाफ्ट के अबाउट, ये हमारी शाफ्ट दिखाई पड़ रही है, एक शाफ्ट है, दूसरी शाफ्ट इस प्लेन में नहीं है, बोर्ड के ऊपर कहीं अलग कुछ अलग एंगल बनाता हुआ, ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं मैं बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करना चाहता हूं। फिर आप एक जनरेटिंग लाइन लोगे इन बिटवीन कहीं पर, और जो जनरेटिंग लाइन लिया जाएगा वो पहली शाफ्ट और दूसरी शाफ्ट के साथ स्क्यू दिखाई पड़ रहा है। स्क्यू का मतलब दोनों के साथ, ना तो पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है, तो वो मैं कुछ और लाइन ले लेता हूं। मान लेते हैं मैंने एक और लाइन ले रखी है, दिस इज। अब तुमको लग रहा है कि मैंने तीनों लाइन एक ही प्लेन में बना रखी, तीनों लाइन एक प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में है, तुमको नहीं दिख रहा है सामने से। मुझे जब मैं साइड से देख रहा हूं तो मुझे इन तीनों के बीच में गैप दिखाई पड़ रहा है। पहली शाफ्ट बोर्ड में है, बीच वाली जो स्क्यू लाइन है जनरेटिंग लाइन वो बोर्ड से ऊपर है, और तीसरी वाली शाफ्ट और बाहर की तरफ दिख रही है। अब ये तीनों लाइन एक जगह रख के मैं खिचड़ी नहीं पका रहा हूं, तो मैं इसको गायब कर देता हूं। मैं सिर्फ जनरेटिंग लाइन और एक शाफ्ट दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। ये हमारी शाफ्ट है व्हाइट कलर से, दिस इज अवर शाफ्ट, एक्सिस ऑफ द गियर। और दिस पर्पल कलर से जो मैंने शो किया, दिस इज अवर जनरेटिंग लाइन। आप इस जनरेटिंग लाइन को रोटेट करेंगे शाफ्ट के अबाउट। क्या नजर आता है वो समझो। जब भी किसी एक लाइन के अबाउट कोई दूसरी स्क्यू लाइन रोटेट की जाती है तो आपको जो प्रोफाइल मिलता है वो कुछ इस तरीके का डमरू टाइप प्रोफाइल मिलता है, और इसी प्रोफाइल को हम लोग बोलते हैं हाइपरबोलॉइड। मतलब एक लाइन ले लो, एक लाइन ले लो और इसके साथ में पैरेलल लाइन रोटेट की थी सिलेंडर, इंक्लाइन लाइन रोटेट की थी कोनिकल सिलेंडर, और स्क्यू लाइन को जब आप रोटेट करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट हाइपरबोलॉइड प्रोफाइल। कुछ इस तरीके के प्रोफाइल्स मिल रहे होंगे, हाइपरबोलॉइड। दिख रहा है? बोर्ड की ब्राइटनेस कम करने की जरूरत है क्या? एक नजर मार लीजिए। किसी एक लाइन के अबाउट, वर्टिकल लाइन के अबाउट मैं किसी स्क्यू लाइन को अगर रोटेट कर रहा हूं तो हमको हाइपरबोलॉइड प्रोफाइल देखने को मिलता है। ऐसी चीजें हमारे घरों में भी देखा है, कुछ घरों में ऐसा वो स्टूल टाइप का होता है बैठने के लिए, ये चीज। नेक्स्ट टाइम मार्केट में जब जाना और इसके कर्व्स को महसूस करना, आप ये जो कर्व दिखाई पड़ रहा है ना, ये कर्व, दिस इज हाइपरबोलॉइड। और जिस कर्व को अगर आप 2D में देखोगे, अगर आप इसी को 2D में देखोगे, ये जो कर्व बन रहा है, ये जो कर्व बन रहा है 2D में अगर मैंने बना दिया तो ये हमारा हाइपरबोला हो गया, और 3D में यही चीज बन रही है तो इसको हाइपरबोलॉइड बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? अब बच्चों को एक चीज और क्लियर हो गई कि हम सर बचपन से जो भी पैराबोला पढ़ रहे थे, हाइपरबोला पढ़ रहे थे, एलिप्स पढ़ रहे थे, सर्कल पढ़ रहे थे, ये क्यों पढ़ रहे थे? ये सारी चीजें मार्केट में कहीं ना कहीं
यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है मोशन के फॉर्मेट में। किसी सेंटर के अबाउट कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करके आप घूम रहे हैं तो सर्कल मिल गया। किसी लाइन के अबाउट पैरेलल लाइन को आप रोटेट करा रहे हैं तो सिलेंडर मिल गया। किसी लाइन के अबाउट इंक्लाइंड लाइन को आप रोटेट करा रहे हैं तो कोन मिल गया, कोनिकल सिलेंडर मिल गया। किसी एक लाइन के अबाउट स्क्यू लाइन को रोटेट करा दिया तो हाइपरबोलॉइड मिल गया। एलिप्स कैसे मिलता है वो हम लोग देख ही चुके हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यूनिवर्स में मोशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। पहले थ्योरी ऑफ मशीन खत्म कर ले बेटा, उसके बाद आगे की जिंदगी देखते हैं बाद में क्या है। क्लियर है? तो जितनी भी इमोशंस हम लोग 12th में पढ़ते थे, हम बोर होते थे कि ये क्या करेंगे हम, ये एलिप्स पढ़ के पैराबोला पढ़ के कहां दिखाई पड़ता है, ये क्यों होता है, कहां होता है। अब समझ में आ रहा है कि हम यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली बॉडीज की मोशन को स्टडी कर रहे थे। कोई बॉडी मोशन कर रही है, उसका पाथ स्टडी कर रहे थे। क्लियर है बेटा? एलिप्टिकल हाइपरबोलॉइड प्रोफाइल बनाने की कोशिश कर रहा हूं 2D में। कैसा नजर आएगा सर? ये वाला एंड घूम रहा है, ये वाला पॉइंट देखना, ये घूम रहा है तो ये एक सर्कल ड्रॉ करेगा, छोटा सर्कल, और ये वाला एंड घूम रहा है तो ये हमको एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करता हुआ दिखाई पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। और आपका जो हाइपरबोलॉइड प्रोफाइल है वो कुछ इस तरीके से नजर आता है। मैं थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूं जस्ट टू शो यू। इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से घुमाइए। ये वाला पॉइंट आपको एक सर्कल ड्रॉ करता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहां पर आपको एक बड़ा सर्कल दिखाई पड़ रहा है, लाइन के परपेंडिकुलर। यहां भी आपको एक सर्कल दिखाई पड़ रहा है। समथिंग लाइक दिस। एंड इन बिटवीन जो कर्व दिखाई पड़ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से नजर आ रहे होंगे। यही तो है डमरू टाइप का प्रोफाइल। मान लो कि जो हमने बनाया है बिल्कुल सही सही बन गया है, ऐसे ही कुछ प्रोफाइल दिख रहा होगा। और एक बार प्रोफाइल मिल गया, एक डमरू मिल गया, इसके ऊपर एक और डमरू मिल रहा होगा, और ये दोनों डमरू आप इस उम्मीद में है कि एक दूसरे के ऊपर प्योर रोलिंग करेंगे, लेकिन ये करते नहीं है। ये बात मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं? फॉर दैट आई विल नीड अनदर बॉटल। 1 मिनट का वक्त दीजिए, हम दूसरी बॉटल का इंतजाम कर लेते हैं। आ गए भाई? ये लो। अरे बोतल लेने नहीं गए हैं, बॉटल बॉटल लेने गए हैं। बच्चे अलग ही माहौल में हैं।
सर चले गए, छुट्टी हो गई सर, बोतल लेने गए हैं। वाह, अरे ये बोतल लेने गए थे भाई। हैं? अब इस लेक्चर का वो जो छोटा सा पोर्शन है ना, उतना निकाल के कोई डाल देगा। और देखो विश्वजीत सर चलती क्लास छोड़ के बोतल लेने चले गए। वाह, सुनो सुनो सुनो, फिजिक्स वाला के टीचर लाइव क्लास में बीच में छोड़ के चले जाते हैं बोतल लेने। वाह, सुनो सुनो सुनो, परफेक्ट हाइपरबोलॉइड तो है नहीं हमारे पास, परफेक्ट हाइपरबोलॉइड तो है नहीं हमारे पास। तो आप इमेजिन कर लो कि ये जो बोतल का ये कर्व शेप दिख रहा है, कुछ ऐसा ही तो डमरू इमेजिन हो रहा होगा आपको। आप बस इतने पोर्शन को देखिएगा, तो एक हाइपरबोलॉइड हमको ये दिख गया और दूसरा हाइपरबोलॉइड हमको यहां दिख रहा है, और दोनों हाइपरबोलॉइड एक दूसरे के ऊपर कैसे रखे होंगे सर, कुछ इस तरीके से, समझ रहे हैं? कैन यू इमेजिन? अब मैं कह रहा हूं, अभी मैंने टीथ क्रिएट नहीं किए, सिर्फ दोनों हाइपरबोलॉइड एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। अब अगर आप प्योर रोलिंग मोशन यहां करना चाहते हैं तो ये प्योर रोलिंग मोशन पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर सिलेंडर्स में प्योर रोलिंग मोशन वॉज पॉसिबल। सिलेंडर में दो सिलेंडर्स एक दूसरे के ऊपर आप रोल कराइए, जिंदगी भर ये एक दूसरे के ऊपर रोलिंग करते रहेंगे इस तरीके से। हां, स्लिपिंग ना हो इसके लिए आपने टीथ यहां पर कट किए थे। लेकिन जब आप हाइपरबोलॉइड की बात करते हो, तो अगर आप प्योर रोलिंग मोशन करने की कोशिश करोगे, तुम्हें नहीं लगता कि एक को यहां रोको और दूसरे को रोल कराओ, तो तुम्हें नहीं लगता कि रोल करते करते बाहर आ जाएगा? इमेजिन करो। तो प्योर रोलिंग जैसी तो कोई चीज यहां हो ही नहीं सकती है। अगर प्योर रोलिंग कराने की कोशिश करेंगे तो दोनों गियर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। क्या यह बात आप इमेजिन कर पा रहे हैं? प्योर रोलिंग मोशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। एनी काइंड ऑफ pure rolling motion is not possible। जो मोशन यहां पर पॉसिबल है, अब हमको दोनों गियर्स तो बनाने हैं, दोनों शैफ्ट्स को तो कनेक्ट करना ही करना है। तो जो मोशन यहां पर अब हमको मिल सकती है वो ये है कि सर हमारा एक गियर जब रोल कर रहा हो दूसरे के ऊपर, तो सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए ये फिर से स्लाइड करके वापस आ जाए। और जिस चीज को मैं आपको दिखा रहा हूं अलग अलग, कि पहले ये रोल कर रहा है, सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए वापस सरक के वापस आ रहा है, ये दोनों मोशंस एक साथ हो रही हैं। टीथ यहां पर आप जो कट करते हो वो इसी जनरेटिंग लाइन के पैरेलल टीथ कट कर दिए जाते हैं। ये हमारे जनरेटिंग लाइन के पैरेलल टीथ आपको दिखाई पड़ रहे हैं। दीज आर द टीथ, ये हमारे टीथ हैं। फिर से हमने एक लाइन के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश की है, लेकिन बेटे जब आप किसी कर्व्ड सरफेस पे लाइन ही ड्रॉ करते हो ना, तो वो आपको कर्व्ड टीथ जैसा दिखाई पड़ता है। बोलिए, ये बात समझ में आती है क्या सबको? क्लियर है बात? द मोशन विच इज पॉसिबल is rolling with sliding along teeth। क्यों? to avoid separation। sliding along teeth to avoid सेपरेशन। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। दो गियर्स एक दूसरे के साथ रोल कर रहे हैं और टीथ के अलोंग
टीथ के अलोंग स्लाइड हो रहा है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि सर जब टीथ आप कट करते हो तो आपका मेन मकसद है कि मैं ये स्लिपिंग को अवॉइड कर सकूं। टीथ के अलोंग, टीथ की विड्थ के अलोंग अगर स्लाइडिंग हो रही है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीथ के ये स्लाइडिंग हो रही है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर इसको अवॉइड करना है केवल, बात समझ में आ रही है? और ये चीज आपको यहां पर दिखाई भी पड़ रही है। सारे बच्चे ये बात समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं क्या? हाईली इमेजिनेशन वाली बातें हो रही हैं क्या? ये आप महसूस कर पा रहे हैं? और यहां पर बहुत एक्सेसिव फ्रिक्शनल वियर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ये मार्केट में गियर्स, पहली बात तो ये आप ऐसा डमरू टाइप मत ढूंढने की कोशिश करिएगा। मार्केट में जो गियर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो इस बहुत बड़े से शेप का एंड पोर्शन ही इस्तेमाल किया जाता है। या तो आप एंड पोर्शन के नाम पे कभी इतना पोर्शन ये वाला इस्तेमाल कर लेते हो, दिस वन, ये पोर्शन ले लीजिए आप। ये वाले एंड पोर्शंस ही इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि एंड पोर्शंस में हमको थोड़ा सा लेस कर्व्ड, मतलब हल्का सा सिलिंड्रिकल प्रोफाइल मिल जाता है। या तो एंड पोर्शंस यहां से इस्तेमाल कर लो या फिर एंड पोर्शन छोटे छोटे से आप इस एंड से इस्तेमाल कर लो। स्पाइरल गियर्स बोलते हैं इसको, हाइपॉइड गियर भी बोलते हैं कुछ बच्चे। यहां से इस्तेमाल कर लो, यहां से इस्तेमाल कर लो, हाइपॉइड गियर बोला जाता है। या फिर कर्व टीथ की वजह से स्पाइरल गियर भी बोल देते हैं कुछ लोग। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। इमेजिन करिए, मैं फिर से बॉटल्स दिखा रहा हूं आपको। इस बॉटल को बहुत गौर से देखो। आपको इस बॉटल में कर्व शेप दिख रहा है, यस सर। और आपको ये जो लाइंस दिख रही ना, ये मान लो कि ये जिस स्क्यू लाइन को हमने इसके अबाउट रोटेट किया था उसी के पैरेलल 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 लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं। तो पहले तो आप ये मानो कि हाइपरबोलॉइड में जब मैं पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, तो ये हमको कर्व जैसा दिखाई पड़ रहा है क्योंकि कर्व्ड सरफेस पे हम कभी भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमको कर्व ही दिखाई पड़ेगा। नंबर एक चीज। अब हमारे पास एक हाइपरबोलॉइड ये है, टीथ हमने कट कर रखे हैं, ऐसे ही टीथ हमको दूसरे पे भी दिखाई पड़ रहे हैं, दिख रहे हैं। अब एक दूसरे के ऊपर अगर मैंने इनको रख दिया, कैन यू इमेजिन, अब टीथ की मेशिंग भी आपको नजर आ रही होगी, टीथ की मेशिंग भी आपको नजर आ रही है। अब अगर मैं प्योर रोलिंग करने की कोशिश करूंगा, प्योर रोलिंग कि सिर्फ रोलिंग रोलिंग करो, तो तुम्हें दिख रहा है क्या कि ये तो सर बाहर निकल जाएगा। तो अब जो चीज यहां पर होगी, जो मोशन यहां पर होगी, वो रोलिंग तो है, रोलिंग के साथ साथ टीथ के अलोंग ये वाली स्लाइडिंग भी है। हम आगे जा रहे थे लेकिन सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए टीथ के अलोंग खिसक के वापस आ गए हैं। आगे रोल कर रहे थे, टीथ के अलोंग खिसक के वापस आ गए हैं। बात समझ में आ रही है? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? रोलिंग विद स्लाइडिंग, रोलिंग विद स्लाइडिंग। अब समझ में आया? अब सारे बच्चे देख पा रहे हैं इसको। और इस रोलिंग विद स्लाइडिंग की वजह से जो स्लाइडिंग मोशन होती है, ह्यूज फ्रिक्शनल वेयर विल बी देयर, हीट जनरेट होगी, फ्रिक्शनल वेयर भी होंगे, वेरी लार्ज फ्रिक्शन विल बी देयर। और इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, विल बी देयर। इस गियर में फ्रिक्शनल लॉसेस भी बहुत ज्यादा होंगे, वियर एंड टियर भी बहुत ज्यादा होगा। थोड़े थोड़े टाइम के बाद हो सकता है आपको गियर्स भी चेंज करते रहने पड़े, गियर्स भी चेंज करना पड़ जाए आपको। हाँ, जिस समय तक आप यूज कर रहे हैं, वेरी इफेक्टिव लुब्रिकेंट विल बी यूज्ड, वेरी इफेक्टिव lubricant is needed here। बात समझ में आ रही है? इसी स्लाइडिंग अराउंड द टीथ की वजह से फ्रिक्शन ज्यादा होता है और लाइफ तो घटनी है ही है, वियर तो होने है ही है। कुछ इंप्रूव करने के लिए हमको बहुत अच्छे अच्छे लुब्रिकेंट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब भी कभी आप इस तरीके के गियर्स को देखेंगे ना, खासतौर पे ये वाले गियर्स, हाइपॉइड गियर्स, तो ये लुब्रिकेंट, इस पे हम बूंद बूंद नहीं डालते हैं, लुब्रिकेंट के अंदर इसको डुबो देते हैं।
ग्रीस यहां पर थोड़ी थोड़ी नहीं पड़ती है, पूरी की पूरी बाल्टी से ग्रीस यहां भर दी जाती है। कर्व टीथ की वजह से स्पाइरल नाम दे देते हैं। पहले मैंने स्पाइरल बेवल गियर बोल दिया था, इसको सिंपली स्पाइरल गियर बोल दीजिए। कंफ्यूजन हो रहा है, आप हाइपोइड गियर बोल दीजिए। यस चंदन बेटा, स्क्यू लाइन इज नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, स्क्यू लाइन बोलते हैं। 3D वाली बातें हो गई, सीबीएसई के बच्चों को सिलेबस में 10th 12th में मिलता है ये। यस कॉन्टैक्ट आपको स्टार्टिंग में पॉइंट, धीरे धीरे से बढ़ते बढ़ते लाइन, और फिर ग्रेजुअल एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट दिखाई पड़ेगा। जनरेटिंग लाइन ये है ना, कॉन्टैक्ट आपको इस जनरेटिंग लाइन के अलोंग दिखाई पड़ेगा बेटा, जनरेटिंग लाइन के अलोंग। और यहां पर जनरेटिंग लाइन जितना एंगल फॉर्म कर रहा है, लुक हियर, जनरेटिंग लाइन जो भी एंगल फॉर्म कर रहा था उसको हम स्पाइरल एंगल बोलते हैं। हेलिकल एंगल नहीं बोल रहे हैं, बातें वही हैं, लेकिन यहां पर स्पाइरल एंगल नाम दिया गया है। जनरेटिंग लाइन हमारी ये दिखाई पड़ रही है, शाफ्ट एक्सिस के साथ जितना भी एंगल फॉर्म कर रहा है ये, उसको हम बोल देते हैं दिस इज कॉल्ड एज स्पाइरल एंगल। स्पाइरल एंगल डिनोट साई से ही कर रहा है, नाम दिया जाता है दिस इज कॉल्ड एज स्पाइरल एंगल। साई इज स्पाइरल एंगल। अच्छा, मार्केट में इसी गियर की एक स्पेशल चीज आप लोगों ने देखी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, नाम सुना है? वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, ये भी वही हाइपोइड गियर, स्पाइरल गियर्स के ही एग्जांपल्स हैं। बाय नेचर ये भी स्पाइरल गियर ही है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी जो दो एक्सिस आपको दिखाई पड़ रही है ना, जो दो एक्सिस आपको दिखाई पड़ रही है, एक हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये दिखाई पड़ रही है, और दूसरी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां दिख रही है सर? ये नजर आ रही है। दूसरा गियर इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, दिस वन, और पहला गियर यहां रोटेट कर रहा है। कैन यू फील? एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों गियर्स की ना तो पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है। हाइपोइड गियर स्पाइरल गियर्स वाली ही कैटेगरी में आएंगे ये भी। बात समझ में आ रही है? इसमें यूनिक बात यह है कि सर वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, ये जो गियर सिस्टम यूज किया जाता है, ये एक्सेसिव बहुत ज्यादा वेलोसिटी रेशियो प्रोवाइड कर सकता है। और वॉर्म एंड वॉर्म व्हील में एक चीज ध्यान रहे सर, ये जो गियर जो स्क्रू जैसा दिखाई पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज वॉर्म, इसको हम लोग वॉर्म बोलते हैं बेटा। और ये जो दूसरा गियर है इसको हम लोग बोल देते हैं वॉर्म व्हील। अगेन ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि ये 90 डिग्री ही हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 90 डिग्री दिखाई पड़ता है। मतलब एक शाफ्ट ये दिख रही है दिस वन, और दूसरी आपको इसके परपेंडिकुलर कुछ ये नजर आती होगी। जरूरी नहीं है कि सामने से देखने पर इनके बीच आपको एंगल हमेशा 90 डिग्री दिखाई पड़े, कोई जरूरी नहीं है। ये नॉर्मल किसी एंगल पे भी हो सकते हैं, बट मोस्टली आपको दिखाई पड़ेगा कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री दिखाई पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एंगल 90 डिग्री है तो हाउ मेनी ऑफ यू कैन इमेजिन इसके बीच में कोई स्क्यू लाइन लिया होगा। स्क्यू लाइन अगर एक शाफ्ट के साथ 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है तो दूसरे के साथ में वो 60 डिग्री एंगल फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा होगा, स्पाइरल एंगल। क्योंकि स्क्यू लाइन तो हमारी जनरेटिंग लाइन तो एक ही है, एक शाफ्ट दूसरी शाफ्ट दोनों शाफ्ट के बीच में 90 डिग्री एंगल है, और जो स्क्यू लाइन ले रखी है एक के साथ 30 तो दूसरे के साथ 60 डिग्री एंगल फॉर्म करना पड़ेगा, मजबूरी है इसकी, कॉमन सेंस वाली बात। लुक हियर केयरफुली, बहुत ध्यान से। वॉर्म स्क्रू टाइप दिखाई पड़ता है, और यहां पर जो स्पाइरल एंगल आपको नजर आ रहा है, टीथ और एक्सिस के बीच में जो एंगल नजर आ रहा है ये काफी ज्यादा होता है, 60-65 डिग्रीज के आसपास। ये एंगल 60-65 डिग्रीज के आसपास होता है। वेयर एज यहां पर जो आपको टीथ दिखाई पड़ रहे हैं, अगर आप यहां पर एक्सिस और टीथ के बीच के एंगल को देखने की कोशिश करेंगे तो ये आप लोगों को काफी कम, सर ये टीथ नजर आ रहे हैं और ये जो एंगल नजर आ रहा है ये हमको 30-35 डिग्री के आसपास नजर आता है।
लेट मी राइट सम हियर। जो वॉर्म है और वॉर्म व्हील है, इसमें एक मेजर डिफरेंस है। वॉर्म का जो स्पाइरल एंगल है वो आपको काफी बड़े दिखाई पड़ते हैं, 60-65 डिग्रीज के आसपास। ऑन द अदर हैंड वॉर्म व्हील के जो स्पाइरल एंगल है वो 30-35 डिग्रीज के आसपास दिखाई पड़ते हैं। इसका स्पाइरल एंगल कम होता है, और जिसका स्पाइरल एंगल ज्यादा है ये ही हमेशा ड्राइवर बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर हमेशा मोटर कनेक्ट कर देते हैं, मैं कह रहा हूं कि आपकी मजबूरी है, आपको इसको ड्राइवर बनाना है। क्यों? क्योंकि यहां पर गियर्स के बीच में जो एक्सेसिव स्लाइडिंग हो रही है, हाई स्पाइरल एंगल वाला टीथ ये तो स्लाइडिंग को ओवरकम कर सकता है, लेकिन अगर आप इनपुट यहां पर प्रोवाइड करने लग जाएं तो रिवर्स पॉसिबल नहीं है। गियर मैकेनिज्म जो है वो लॉक हो जाती है बेटा, रिवर्स पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यहां पर इनपुट दे दें तो इसकी वजह से वो घूमने लग जाएगा ना। हमेशा जो हाई स्पाइरल एंगल वाला गियर है यही दूसरे वाले की स्लाइडिंग को झेल सकता है, ये नहीं झेल पाएगा। लेट मी राइट, ऑलवेज ड्राइवर, ऑलवेज ड्राइवर, एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज ड्रिवन। खास बात यह है कि यहां पर जो वेलोसिटी रेशियोज मिलते हैं वो एक्सेसिवली हाई मिल जाते हैं। एक्सेसिवली हाई वेलोसिटी रेशियोज आर पॉसिबल। यहां से वेलोसिटी रेशियो किस लेवल के पॉसिबल है वो भी समझ लो। मतलब 10:1, इवन 50:1 और समटाइम्स 100:1, इतने रेशियोज भी पॉसिबल हैं। मतलब एक गियर 10 चक्कर लगाएगा तो दूसरे गियर का सिर्फ एक रोटेशन आपको दिखाई पड़ेगा। और ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि टेक्निकली ω1/ω2 जो होता है वो T2/T1 टीथ के रेसिप्रोकल के टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। टीथ, नंबर ऑफ टीथ। एक गियर ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यहां पर सिर्फ एक ही टीथ है जिसको हेलिक्स के फॉर्म में हमने घुमा रखा है। तो टेक्निकली यहां पर आपको लग रहा है कि बहुत सारे टीथ हैं। अगर मैंने सिर्फ एक ही टीथ को पूरे में घुमा रखा है तो टेक्निकली दिस गियर इज हैविंग ओनली वन टीथ। अगर मैं दो टीथ एक साथ लेके चल रहा हूं और उसको पूरे में घुमा रहा हूं तो दिस इज हैविंग टू टीथ ओनली। अब यहां पर सिर्फ एक टीथ है और यहां पर हमको दिखाई पड़ रहा है 80 टीथ। तो समझ रहे हैं कि ω1/ω2 80:1 दिखाई पड़ेगा। मतलब इसके 80 रोटेशंस और तब जाकर के पूरा एक सर्कल आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा। इसका एक टीथ जब 360 डिग्री रोटेट करता है तब जाकर के एक छोटा सा टीथ यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ता है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहां पर दो टीथ लेकर के चल रहा हूं तो ये दो टीथ यहां पर दो टीथ के साथ एंगेज होंगे और जब एक बार ये पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा तब ये दो टीथ आगे बढ़ जाएंगे, आपके नए दो टीथ आपके आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो टेक्निकली नंबर ऑफ टीथ बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। सर यहां पर सिर्फ एक टीथ और यहां 40 टीथ, यहां सिर्फ दो टीथ और यहां 100 टीथ आपको दिखाई पड़ सकते हैं। इसकी वजह से आपको यहां पर बहुत ज्यादा एक्सेसिवली हाई वेलोसिटी रेशियोज देखने को मिल सकते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है? ये स्पीड रिडक्शन रेशियो जनरली आपको बाकी किसी गियर में देखने को नहीं मिलेंगे। अभी तक जो हम इस पर गियर, बेवल गियर पढ़ के आ रहे थे वहां पर इतने ज्यादा वेलोसिटी रेशियोज नहीं मिल सकते हैं। रीजन, वहां पर ड्राइवर ड्रिवन कोई भी हो सकता है। आप छोटे वाले गियर 20 टीथ है, बड़ा वाला गियर 40 टीथ है, आप इसको घुमाएंगे तो ये हाई स्पीड में घूमेगा और ये थोड़ा सा लो स्पीड में घूमेगा, बड़ा वाला गियर। ऑब्वियस सी बात है। फॉर्मूला वाइज सर ω1/ω2 T2/T1 आप फॉर्मूले वाइज देखेंगे तो एक गियर साइज में डिफरेंसेस करते चले जाइए, आपको वेलोसिटी रेशियो हाई मिल जाएंगे। यहां पर इस पर गियर्स की दुनिया में अगर आप बात करेंगे तो आपको शायद 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 इससे ज्यादा वेलोसिटी रेशियो मिलते ही नहीं है। मतलब एक गियर छोटा और दूसरा गियर 5 टाइम्स लार्ज, इतने डिफरेंसेस ले लीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें कि यहां पर इस पर गियर्स का इस्तेमाल करके 10:1 ये रेशियो लेने लग जाएं, 100:1, तो सर एक गियर छोटा सा और दूसरा 100 टाइम्स बड़ा, मतलब एक गियर का रेडियस 2 सेंटीमीटर और दूसरे का 200 सेंटीमीटर रेडियस। कैन यू इमेजिन? मेटल का एक छोटा सा गियर बना रखा है और एक इतना 100 टाइम्स बड़ा गियर बना रखा है। तुम्हें लगता है इस छोटे से गियर की औकात है
फॉर्मुला फॉर्मुला खेलोगे आंसर आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें लगता है कि इस छोटे वाले गियर के टीथ की औकात है कि इतने बड़े हैवी गियर को चला नहीं, घुमा भी पाए? टूट जाएगा, मर जाएगा, इनर्शियाज में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाएंगे। वो दिक्कत यहां पर नहीं आती है। यहां पर टेक्निकली टीथ तो एक ही है, लेकिन वो घुमा घुमा के पूरे में लगा रखा है, तो तुमको बाहर से लग रहा है कि कई सारे टीथ दिख रहे हैं, ये एक ही टीथ है, ये एक टीथ है। हो सकता है डबल स्टार्ट ले रखा हो आपने, तो दो टीथ पैरेलल में एक साथ चल रहे हो। बात समझ में आ रही है? दो टीथ इंगेज होंगे। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट। बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? हाँ, अब जब वेलोसिटी रेशियो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, मतलब एक, सर ये 100 रोटेशन करेगा तब जाकर के इसका एक सिंगल रोटेशन होगा। वेलोसिटीज अगर बहुत ड्रास्टिकली घट रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट टॉर्क बढ़ रहा होगा। हम इनपुट दे रहे हैं यहां पर, बहुत ध्यान से समझना, इनपुट यहां दे रहे हैं, आउटपुट यहां से कलेक्ट कर रहे हैं। इनपुट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ओमेगा बहुत ज्यादा है, पावर विल रिमेन कांस्टेंट। पावर क्या होती है? इनपुट टॉर्क इनटू इनपुट ओमेगा, और आउटपुट में आउटपुट टॉर्क इनटू आउटपुट ओमेगा, यही जो होता है पावर। अब जब आपकी इनपुट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, आउटपुट की वेलोसिटी बहुत कम हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है टॉर्क आपने बहुत कम दिए होंगे और आउटपुट में आते आते टॉर्क बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे। मल्टी फोल्ड्स, 10 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स टॉर्क बढ़ गए होंगे। तो कई ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जहां पर हमको बहुत छोटा सा टॉर्क अप्लाई करके हैवी आउटपुट चाहिए। हर उस जगह पर आप वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का इस्तेमाल कर लेते हो। सबसे पहला प्रैक्टिकल एग्जांपल जिससे आप लोग रिलेट भी कर पाएंगे, गिटार देखा है? गिटार के एंड में ये वॉर्म एंड वॉर्म व्हील ही लगे हुए हैं। गिटार के जो वायर होते हैं ऑलरेडी वो टेंशन में है, ऑलरेडी टाइट है। अब मैं तुमसे बोलूं कि उसको हाथ से खींच करके और टाइट करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। बहुत इजीली टाइट करने के लिए आपने ये वॉर्म एंड वॉर्म व्हील अरेंजमेंट प्रोवाइड कर रखा है। सर आप बहुत आसानी से इसको रोटेट कराइए, एक पूरे रोटेशन की वजह से बस एक टीथ यहां पर घूमेगा, तो आप बहुत कम टॉर्क अप्लाई करके आउटपुट में टॉर्क बहुत ज्यादा ले रहे हैं। वेलोसिटीज ऑब्वियस सी बात है कम हो गई होंगी, बट आउटपुट में हैवी टॉर्क मिल रहा है, तो यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हो वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। और इंडस्ट्री में कई ऐसी भी रिक्वायरमेंट है, जैसे ओवरहेड क्रेन्स हमको इस्तेमाल करनी है, ओवरहेड क्रेन्स इस्तेमाल करनी है, ऊपर पटरी बिछा रखी है, तो बहुत हैवी मोटर तो लगा नहीं सकते क्योंकि सर वजन बढ़ जाएगा, तो हम मोटर बहुत छोटी लगाएंगे और उस छोटी सी मोटर की हेल्प से हैवी वजन उठाना चाहते हैं। मोटर चल बहुत स्पीड से रही है, नीचे से जो वजन उठेगा वो बहुत कम स्पीड से उठेगा। सर स्पीड कम है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे उठेगा, उठा लो, बस हम ये चाहते हैं। तो बहुत छोटी मोटर से बहुत हैवी वर्क करना है, तो भी आप बीच में यहां पर वॉर्म एंड वॉर्म व्हील अरेंजमेंट लगा दो, हमारा काम चल जाएगा। क्लियर है बात? दुनिया में मैकेनिकल नहीं होता तो म्यूजिक सच में नहीं हो सकता था। म्यूजिक में जो एडवांसमेंट्स हुए हैं वो नहीं हो सकते थे। वाइब्रेशन की बातें तो मैकेनिकल वालों ने ही की है यार। बात समझ में आ रही है? सारे बच्चे इस बात से सहमत हैं? वॉर्म एंड वॉर्म व्हील अरेंजमेंट का इस्तेमाल कहां कहां किया जा सकता है? जहां भी आपको बहुत एक्सेसिव हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, हर उस जगह पर आप बड़े आराम से वॉर्म एंड वॉर्म व्हील इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है? चलो, ये तो बातें हो गई पैरेलल शाफ्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, इंक्लाइन शाफ्ट्स को कनेक्ट करने के लिए और स्क्यू शाफ्ट्स को कनेक्ट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट्स कनेक्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ गियर इज ओवर। अब हम बात कर रहे हैं तो गियर्स को क्लासिफाई करने का एक और तरीका, अकॉर्डिंग टू, दूसरा तरीका, आप गियर्स को क्लासिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गियरिंग। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग। गियरिंग से मेरा मतलब है एक्सटर्नल गियरिंग हो रही है या इंटरनल गियरिंग हो रही है, उसकी बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल गियरिंग, गियर्स एक दूसरे के साथ एक्सटर्नली मैश कर रहे हैं या फिर इंटरनली मैश कर रहे हैं। यू मे हैव इंटरनल गियरिंग ऑल्सो। अगर एक्सटर्नल गियरिंग हो रही है, कैसा नजर आता है?
सर दोनों गियर्स अपनी अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे होंगे, दोनों गियर्स के ऊपर आपको एक्सटर्नल टीथ दिखाई पड़ रहे होंगे, बोथ दीज गियर्स आर गोइंग टू हैव एक्सटर्नल टीथ। और ऐसी सिचुएशन में जो छोटा गियर होता है उसको हम हमेशा पिनियन बोलते हैं। कौन ड्राइवर है कौन ड्रिवन है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो छोटा है उसको हम पिनियन बोल देते हैं, स्मॉल वाले को हम बोलते हैं पिनियन, और जो बड़ा दिखाई पड़ रहा है बिग गियर, इसको आप गियर बोल लीजिए। सिंपली एक पिनियन हो गया और ये हमारा गियर हो गया। वो अलग की बात है कि मार्केट में ज्यादातर टाइम्स पिनियन ही आपका ड्राइवर बनाया जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं ये कंपल्शन है, रिवर्स आप कर नहीं सकते, बट जनरली पिनियन को ही ड्राइवर बनाया जाता है। रीजन, क्योंकि पिनियन हाई स्पीड से घूमेगा और इसकी वजह से आउटपुट में स्पीड हमको कम होती हुई दिखाई पड़ रही होगी। हम चाहते ही यही है गियर्स का इस्तेमाल करने के लिए। 99.99% टाइम हमारी रिक्वायरमेंट यही होती है कि हम गियर्स का इस्तेमाल करें सो दैट स्पीड को रिड्यूस किया जा सके। हमारे पास जो भी प्राइम मूवर्स अवेलेबल हैं, चाहे आपका जनरेटर हो गया, इंजन हो गया या मोटर हो गई, ये सारी चीजें, इंजन हो या मोटर हो, जहां से रोटेशन अवेलेबल हैं, ये सब के सब बहुत हाई आरपीएम पे रोटेट करते हैं। आपकी मोटर है एक लिमिट से कम रोटेट नहीं कर सकती है। आपका जो इंजन है, आप भले ही रेस नहीं ले रहे हैं, गाड़ी का इंजन वो सर 200 आरपीएम से कम रोटेट कर ही नहीं सकता है, लेकिन हमको यूटिलाइज करने के लिए स्पीड्स कम करनी होती हैं। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, फर्स्ट गियर डालते हो, तो आपको स्पीड चाहिए 20 आरपीएम, लेकिन इंजन की अपनी कुछ शर्तें हैं कि भैया वो सक्शन, कॉम्प्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये चारों स्ट्रोक फटाफट फटाफट कंप्लीट करेगा ही करेगा। तो वो एक आरपीएम से कम पे काम कर ही नहीं सकता है। तो इंजन जिस आरपीएम पे कर रहा है काम करने दो, आप उस 200 आरपीएम को गियर्स की मदद से घटा करके 20 आरपीएम पे लाते हो, तो दैट फर्स्ट गियर डालें और धीरे धीरे से उठ के हम स्पीड बढ़ाएं अपनी। इंजन रन कर रहा है 200 आरपीएम पे, 400 आरपीएम पे, आपने स्पीड इसकी घटाई है 10 आरपीएम, 20 आरपीएम फर्स्ट गियर पे चल रहे हैं। फिर आप जब सेकंड गियर डालते हो तो आप स्पीड थोड़ी सी बढ़ाते हो कि सर अब हम 50 आरपीएम तक चल रहे हैं। थर्ड गियर डाला, अब आप 100 आरपीएम तक चल रहे हो। फोर्थ गियर तक आते आते ज्यादातर व्हीकल्स में, टॉप गियर्स में, आप अपने इंजन की स्पीड, जिस स्पीड में आपका इंजन रोटेट कर रहा है, उसी स्पीड में आपके पहिए रोटेट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, लगभग सारी गाड़ियों में टॉप गियर में इंजन की स्पीड और पहिए की स्पीड सेम हो जाती है। कुछ एक आध व्हीकल्स ऐसे भी हैं जहां पर स्लाइटली ऊपर जाते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप इंजन की स्पीड के बराबर काम करने लगते हो। आई एम नॉट सेइंग कि इनपुट से ज्यादा आउटपुट की स्पीड हो नहीं सकती है, ले सकते हो। आप इस बड़े वाले गियर को इनपुट दे देना, छोटा वाला गियर आपको ज्यादा आरपीएम से रोटेट करता हुआ आउटपुट में दिखाई पड़ेगा। लेकिन जनरली हमारी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रिक्वायरमेंट होती है स्पीड को घटाना। इतनी बार स्पीड को घटा चुके हैं कि कई बार तो कुछ किताबों में आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा कि गियर्स आर स्पीड रिडक्शन डिवाइसेस। समझ रहे हैं, भावनाओं को समझिए। स्पीड इंक्रीज भी की जा सकती है, लेकिन इतनी बार यूज कर लिया उसको स्पीड रिडक्शन करने के लिए कि किताबों में लिखने लग गए हैं कि गियर्स आर स्पीड रिडक्शन डिवाइसेस। कहीं लिख लीजिएगा क्यों ऐसा बोलते हैं। कभी कोई इंटरव्यू में पूछ बैठे कि किसी किताब में लिखा हुआ है, तुम्हारे सामने किताब रख देंगे कि ये लो इस बुक में लिखा हुआ है गियर्स आर स्पीड रिडक्शन डिवाइस, क्या हम स्पीड बढ़ा नहीं सकते? सर बढ़ा सकते हैं। तो क्यों इन्होंने लिखा है स्पीड रिडक्शन डिवाइस? इसलिए लिखा है स्पीड रिडक्शन क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्पीड रिड्यूस ही करना हमारा एम होता है। अगर बाइक में बच्चे, मनीष यादव का कहना है, अगर हम अपनी बाइक में गियर्स इस्तेमाल ना करें तो फिर हमको बाइक में स्पीड बहुत अच्छी मिल जाएगी, फिर बेटा तुम्हारी बाइक चलेगी नहीं, फिर वो टेक ऑफ करेगी। मतलब समझ रहे हो, घर के बाहर निकले हैं, वाइफ आपको सी ऑफ करने के लिए आई थी कि दरवाजा खोल के हम बोल दें हम बाय, शाम को मिलते हैं, जल्दी आ जाना, मूवी चलेंगे, और तुमने गाड़ी में मारा किक। जैसे ही तुमने गाड़ी में किक मारा और क्लच छोड़ा तो तुम्हारी गाड़ी सीधे 0 से 500 आरपीएम सीधे पहुंचेगी, तुम सीधे टेक ऑफ करोगे। तुम 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर नहीं जाओगे, तुम सीधे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में पहुंच जाओगे सीधे। मजा आएगा। सर स्पीड रिडक्शन करना भूल गए, इंजन को सीधे पहिए से कनेक्ट कर रखा था। हाँ। स्कूटी में गियर्स नहीं होते हैं, जहां गियर्स नहीं होते हैं
वहां स्पीड रिडक्शन के लिए कुछ और तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अगली बार जब आप जाइएगा स्कूटी सुधरवाने तो उससे बोलना भैया हमको इसमें गियर दिखाओ, तो तुमको पहले तो वो मारेगा कि सुनो भाई स्कूटी में गियर नहीं होता, तो उससे बोलना नहीं नहीं मिस्टर छोटू आई वांट टू सी द स्पीड रिडक्शन डिवाइस विच एवर इज प्लेस्ड हेयर। तो फिर जो दुकान में काम करने वाला छोटू है जिसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो नहीं आती बट प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है, वो तुमको दिखाएगा कि देखो भाई यहां पर 2 कोनिकल सिलेंडर इस्तेमाल कर रखे हैं हमने। हाँ, सीवीटी सिस्टम, कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। यस, दुकान में जाइएगा देखिएगा, उससे बोलना कि दिखाओ ये कैसे काम करता है। देखा है? क्लियर है? अच्छा, जब भी कभी एक्सटर्नल गियरिंग होगी एक चीज का ध्यान रहे, अगर इनपुट, जनरली इनपुट यहां पर दिया जाता है पिनियन में, जनरली, नॉट नेसेसरी, जनरली पिनियन को ही इनपुट बनाया जाता है। अगर इनपुट हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मजबूरी है, कॉमन सेंस, कि आउटपुट वाले गियर को अपोजिट डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा। ओमेगा 1 अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, एक क्लॉकवाइज तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अपोजिट होती है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। लेकिन जब आप इंटरनल गियरिंग की बात करते हो तो यहां पर एक गियर छोटा वाला जिसके ऊपर एक्सटर्नल टीथ प्रोवाइड कर रखे हैं, इट इज मैचिंग विद अनदर गियर जिसके ऊपर इंटरनल टीथ आपने प्रोवाइड कर रखे हैं। यहां पर छोटे वाले गियर को एज इट इज हम लोग बोलते हैं पिनियन, फिर ये हमारा पिनियन है। लेकिन जो बड़ा वाला गियर है इसको कुछ स्पेशल नाम दिया गया है, इसको लोग रिंग गियर बोलते हैं। रिंग बोल लो या फिर एनुलर गियर बोल लो, रिंग या फिर एनुलर गियर बोल लो। कॉमन सेंस वाली बात कि सर हमारा पिनियन अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या मैं बोल दूं, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो सर जो रिंग गियर है इसको भी मजबूरी में सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। दोनों क्लॉकवाइज खेल रहे होंगे, दोनों ओमेगा 1 सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में रोटेशन होगा। यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। टाइप ऑफ गियरिंग के हिसाब से एक्सटर्नल गियर्स हो सकते हैं, इंटरनल गियर्स हो सकते हैं। एक्सटर्नल की दुनिया में पिनियन और गियर बोला जाता है, इंटरनल गियरिंग की दुनिया में पिनियन और रिंग बोला जाता है। दोनों की स्पीड ऑफ रोटेशन इंटरनल मैशिंग में सेम होती है और एक्सटर्नल मैशिंग में अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हुए नजर आ रहे होंगे। क्लियर बेटे? सिंपल कॉमन सेंस वाली बात, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, ज्यादा अननेसेसरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आगे बताएंगे रैक एंड पिनियन क्या होता है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। रैक एंड पिनियन, अगर मैं किसी एक को तो मैंने छोटा बना रखा है पिनियन, और इस गियर को बड़ा करते करते इतना बड़ा कर दूं कि इसकी रेडियस हमको इन्फिनिटी दिखाई पड़ने लग जाए, तो इनफाइनाइट डायमीटर का जब आप गियर बनाओगे ना, सर्कुलर गियर, तो वो आपको एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट डायमीटर का गियर यहां से लेके चांद तक, इतना बड़ा गियर पूरा तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो हम उस गियर का एक छोटा सा पोर्शन काट करके तुम्हारे सामने रख देते हैं। और इतने बड़े गियर का अगर मैं छोटा सा पोर्शन काट के रखूं तो तुमको स्ट्रेट दिखाई पड़ता है, उसको हम लोग रैक बोलते हैं। ठीक है ना? आगे बात करेंगे उसके बारे में। एक और तरीका था क्लासिफाई करने का, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ, अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द गियर, अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ गियर। मार्केट में जो गियर्स अवेलेबल है, अगर गियर की स्पीड v लेस देन और इक्वल टू लेस देन 3 मीटर पर सेकंड दिखाई पड़ रही हो तो इसको हम लो स्पीड गियर बोलते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज कि सर ये गियर की स्पीड की बातें हो रही हैं, मीटर पर सेकंड में ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ध्यान से समझना, हम लोग ये जो मीटर पर सेकंड में स्पीड लिख रहे हैं ना, गियर तो आरपीएम में रोटेट करते हैं,
मीटर पर सेकंड का मतलब है हम बात कर रहे हैं पिच लाइन वेलोसिटी की। गियर के टीथ जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं उनकी पेरीफेरल वेलोसिटी कितनी है उसकी बात कर रहे हैं। वेलोसिटी का मतलब हम बातें कर रहे हैं, स्पीड का मतलब पेरीफेरल स्पीड। लेट मी राइट। पेरीफेरल स्पीड, आर ओमेगा की बातें हो रही हैं। अगर वो स्पीड 3 मीटर पर सेकंड से कम है तो हम बोल देंगे ये हमारा लो स्पीड गियर है। और अगर हमारी स्पीड जो है वो 15 मीटर पर सेकंड से ज्यादा दिखाई पड़ रही है तो ये सारे गियर्स हमारे हाई स्पीड कैटेगरी में रखे जाते हैं, हाई स्पीड गियर्स वाली कैटेगरी में। और इन बिटवीन कुछ है 3 से 15 के बीच में, 15 से कम और 3 मीटर पर सेकंड से ज्यादा, तो इसको आप मीडियम स्पीड गियर्स वाली कैटेगरी में रखते हो। मीडियम स्पीड गियर्स वाली कैटेगरी में। हमको मालूम है कि लो स्पीड गियर्स जैसे इस पर गियर इस्तेमाल करना है तो हम उसको लो स्पीड वाली कैटेगरी में ही इस्तेमाल कर पाएंगे। क्लियर है बेटा? एक और तरीका है क्लासिफाई करने का, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टीथ। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ टीथ। टाइप ऑफ टीथ से मेरा मतलब है टीथ स्ट्रेट हैं, इंक्लाइंड हैं या कर्व्ड हैं, उस हिसाब से भी आप स्ट्रेट टीथ गियर, कर्व्ड टीथ गियर इस तरीके से भी बोलते हो। यू मे हैव स्ट्रेट टूथ गियर, यू मे हैव inclined tooth gear, inclined tooth gear, और तुम्हारे पास कर्व्ड टीथ गियर भी हो सकते हैं। कौन कौन से गियर्स बेटे हम लोगों ने स्ट्रेट टूथ गियर्स में पढ़ रखे हैं? स्ट्रेट टूथ गियर वाली कैटेगरी में आपके सामने एक तो आता है स्पर गियर, बेवल गियर, है ना, माइट्रे गियर। ये सब हमारे स्ट्रेट टूथ वाले गियर्स हैं। इंक्लाइंड टीथ में क्या क्या आता है? हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर, कर्व टूथ में कौन कौन से आते हैं? कर्व टूथ में आपका हेलिकल बेवल या स्पाइरल बेवल गियर, हेलिकल बेवल गियर, स्पाइरल गियर या इसी को हाइपॉइड गियर भी बोलते हैं आप। वॉर्म एंड वॉर्म व्हील एक स्पेशल कैटेगरी, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, ये सारी बातें है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। स्पीड कैसे बढ़ेगी मतलब मैं कह रहा हूं मार्केट में जो गियर्स हाई स्पीड में यूज किए जा सकते हैं उनको हाई स्पीड गियर्स बोलते हैं, और स्पीड की किस लिमिट को आप लो या हाई बोलते हो वो चीज मैंने लिखी है तुम्हारे सामने यहां पर। हेरिंग बोन गियर लिख देते हैं, लाओ डबल हेलिकल गियर के साइड में ही लिख दें हेरिंग बोन गियर। ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है, वो हेरिंग बोन डबल हेलिकल का ही एग्जांपल है। अच्छा, अब हम लोगों को बात करनी है
गियर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे दिखाई पड़ते हैं, क्या क्या नाम दिए जाते हैं मार्केट में उसको, ये बातें हम लोगों को समझ में आ गई हैं। अब हमको जो बात करनी है वो ये कि यार मार्केट में जो गियर्स अवेलेबल हैं, अगर मैं हमारे सिलेबस में स्पर गियर्स के बारे में ही बातें होंगी, हम सिर्फ स्पर गियर्स को ही टच करने वाले हैं। टेक्निकल डिटेल्स में हम हेलिकल, बेवल गियर, स्पाइरल गियर्स की टेक्निकल डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे। हमारे सिलेबस में सिर्फ स्पर गियर्स ही हैं। हम लोग अब बात करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ गियर्स के बारे में। गियर्स में जो टर्म्स यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। अच्छा, ये टर्म्स अगर आप भूल गए तो यकीन मानो पूरे गियर चैप्टर में आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा दूंगा सब कुछ, क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे, लेकिन अगर आपको टर्म्स नहीं पता है, वो टर्म गियर में कहां कहां दिखाई पड़ते हैं ये नहीं पता है, तो आपको एग्जाम में कुछ बोलेगा कि भैया मॉड्यूल इज गिवन, अडेंडम फाइंड करो। अब ना तुमको अडेंडम याद आ रहा है कि अडेंडम कहां होता है, ना तुमको मॉड्यूल दिखाई पड़ रहा है कहां होता है, तो फिर आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। ठीक है ना? हम लोगों को बात करनी है ये कुछ एनिमेशंस हैं, इन केस इफ यू मिस्ड इट, स्क्यूब शाफ्ट्स को कनेक्ट करने के लिए हमने जो हाइपरबोलॉइड शेप बनाए थे, टीथ आपने पैरेलल पैरेलल कट कर दिए हैं, लेकिन टीथ के अलोंग स्लाइडिंग भी होती हुई आपको दिखाई पड़ जाएगी। अदरवाइज प्योर रोलिंग करेंगे तो एक गियर से दूसरा गियर सेपरेट हो जाएगा, है ना? तो टीथ के अलोंग ही स्लाइडिंग आपको दिखाई पड़ रही होगी। प्रैक्टिकली कुछ एंड पोर्शंस ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हाइपॉइड गियर्स मैंने आपको यहां पर दिखा दिए हैं। ठीक है ना? वर्म एंड वर्म व्हील विल लुक समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से नजर आ रहे होंगे। एक्सटर्नल गियर्स, इंटरनल गियर्स अपोजिट डायरेक्शंस में, और इंटरनल गियर्स दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हुए नजर आ रहे हैं हमको। नाउ लुक हियर केयरफुली। मैं गियर्स में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी को समझाने के लिए बहुत बड़े गियर का एक छोटा सा पार्ट तुम्हारे सामने रख रहा हूं, और एक एनिमेशन के थ्रू ये सारे टर्म्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले आप इस वीडियो को देख लो, और उसके बाद मैं एक एक टर्म फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। गियर का एक बहुत छोटा सा पोर्शन है जिसपे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। गियर टीथ के टॉपमोस्ट सर्कल से, टीथ के टॉपमोस्ट पोर्शन से पास होने वाला जो सर्कल होता है उसको हमने नाम दिया है, दिस इज कॉल्ड एज अडेंडम सर्कल। टीथ के सबसे बॉटम मोस्ट पोर्शन से जो सर्कल पास हो रहा है उसको हमने बोला है डिडेंडम सर्कल। और इन बिटवीन कहीं पर आपको पिच सर्कल दिखाई पड़ रहा होगा, और ये पिच सर्कल्स वही चीजें हैं जिसको थोड़ी देर पहले तक आप फ्रिक्शनल डिस्क बोला करते थे। हमारे पास 2 फ्रिक्शनल डिस्क थी, कहानी वहीं से स्टार्ट की थी हम लोगों ने, और हम लोगों ने ये बोला था, बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारे पास कहानी कहां से स्टार्ट हुई थी कि सर एक पिच सर्कल हमारे पास, एक फ्रिक्शनल डिस्क ये है और दूसरी फ्रिक्शनल डिस्क हमको ये दिखाई पड़ रही है। फ्रिक्शनल डिस्क, कहानी हमारी फ्रिक्शनल डिस्क से स्टार्ट हुई थी बेटा। 2 फ्रिक्शनल डिस्क एक दूसरे के ऊपर प्योर रोलिंग करती हुई दिखाई पड़ सकती है, और फिर इस प्योर रोलिंग को मेंटेन करने के लिए, स्लाइडिंग के, स्लिपिंग के चांसेस को अवॉइड करने के लिए आपने प्रोजेक्शंस लिए थे, और मैंने जो टीथ क्रिएट किए थे वो इस फ्रिक्शनल डिस्क के अंदर से स्टार्ट होता हुआ आता था और बाहर तक जाता था। टीथ हमको कुछ ये दिखाई पड़ रहे थे, यस और नो, टीथ हमको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और यहीं पर मैं कह रहा हूं आपसे कि सर जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पोर्शन से, जो एक इमेजिनरी टॉप मोस्ट पोर्शन से जो सर्कल पास होता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा उसको हम अडेंडम सर्कल बोल रहे हैं। सबसे नीचे से जो पोर्शन दिखाई पड़ रहा है सर्कल, इसको हम डिडेंडम सर्कल बोल रहे हैं। ये अडेंडम हो गया, इसको मैंने डिडेंडम बोल दिया। लेकिन ये जो सर्कल दिखाई पड़ रहा है, कौन सा? टीथ में कहीं इन बिटवीन, ये वाला
दिस इज पिच सर्कल, जिसको अभी तक आप फ्रिक्शनल डिस्क बोलते थे, इसको हम लोग बोल रहे हैं अब हमारा पिच सर्कल। दोनों गियर्स के पिच सर्कल एक दूसरे के ऊपर रोल करते हुए हमको दिखाई पड़ रहे होंगे, इमेजिन हम कर पा रहे होंगे, क्योंकि कहानी गियर की यहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना? तीन सर्कल दिख रहे हैं आपको यहां पर। एक और सर्कल होता है जिसको आप लोग बोल रहे हैं क्लियरेंस सर्कल। डिडेंडम के बहुत करीब एक सर्कल बनाया गया है जिसको मैं बोल रहा हूं क्लियरेंस सर्कल। क्लियरेंस सर्कल सिर्फ इस बाउंड्री को मार्क करने के लिए बनाया गया है कि जब सामने वाले गियर का टीथ मैशिंग करने के लिए अंदर यहां पर जाएगा तो वो किस पोजीशन तक अंदर जा सकता है, कहां तक जाना अलाउड है। एक लिमिट से ज्यादा अगर आप अंदर जाओगे तो सामने वाले का जो टॉप वाला पोर्शन है ना, वो अननेसेसरी नीचे रब करने लग जाएगा। हम ये नहीं चाहते हैं। तो जहां तक जाना अलाउड है, एंट्री जहां तक अलाउड है, उस पोर्शन को मैंने मार्क कर दिया, वो बाउंड्री, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो क्लियरेंस सर्कल बोली जा रही है। मतलब किसी के घर जा रहे हो तो आप गेस्ट रूम पे बैठ जाओ, ठीक है, डाइनिंग हॉल तक चले जाओ, ठीक है, वॉशरूम चले जाओ, अब बेडरूम में थोड़ी घुस जाओगे। तो बस ये वो वाली बाउंड्री है कि आपको इसके अंदर नहीं आना है। क्लियरेंस सर्कल। पिच सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट सर्कल है। क्यों? क्योंकि गियर की पूरी कहानी स्टार्ट यहीं से की है हमने। तो हम ज्यादातर चीजें जो गियर्स में मेजर करनी है वो या तो पिच सर्कल से खड़े होकर के नापेंगे या पिच सर्कल के अलोंग नापेंगे। अब हमसे कोई पूछे कि पिच सर्कल के बाहर कितना टीथ निकला हुआ है, तो ये रेडियल डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज अडेंडम। पिच सर्कल से कितना टीथ अंदर दिखाई पड़ रहा है, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज डिडेंडम। पिच सर्कल से डिडेंडम सर्कल तक की डिस्टेंस डिडेंडम बोली जाती है। और अडेंडम से डिडेंडम तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने एक नाम दे दिया है टोटल डेप्थ। टूथ का पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक की हाइट, आप इसको टूथ हाइट बोल लीजिए या टोटल डेप्थ बोल लीजिए, बात एक ही है। टोटल डेप्थ, अडेंडम से डिडेंडम तक की डिस्टेंस। और अडेंडम से क्लियरेंस तक ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं वर्किंग डेप्थ। पूरी डेप्थ तो हमको ये दिख रही है, लेकिन सामने वाला कहां तक अलाउड है? सर यहां से लेकर के बस आप क्लियरेंस तक आइए, इसके आगे आप जा नहीं सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज वर्किंग डेप्थ। ठीक है। टूथ के ये जो टॉप पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं टॉप लैंड, और टूथ का जो कर्व वाला पोर्शन है जिसको हम लोग टूथ की प्रोफाइल बोलते थे, ये पूरा पोर्शन, इसी में पिच सर्कल के ऊपर वाला जितना भी पार्ट है इसको हम फेस बोलते हैं, और पिच सर्कल के नीचे वाला जितना भी पार्ट दिखाई पड़ रहा है इस पूरे पोर्शन को हम फ्लैंक बोलते हैं। पिच से लेकर के नीचे तक, डिडेंडम तक, इसको हम फ्लैंक बोल देते हैं। दिस इज फेस विड्थ। टूथ की थिकनेस सर ऊपर कम दिख रही है, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे थिकनेस बढ़ती चली आ रही है। अब हमें थिकनेस ऑफ टूथ डिफाइन करनी है, तो हम अगेन पिच सर्कल जहां से पास हो रहा है वहीं पर टूथ की थिकनेस को डिफाइन करते हैं। सर ऊपर नहीं बोल रहे हैं, नीचे नहीं बोल रहे हैं, जहां पिच सर्कल है वहां पर हमने टूथ की थिकनेस डिफाइन की है। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज टूथ थिकनेस। और दो टीथ के बीच का जो करस्पॉन्डिंग स्पेस है उसको हमने बोल दिया है टूथ स्पेस। एक पॉइंट से लेकर के नेक्स्ट टीथ के सेम पॉइंट तक, यानी कि स्पेस प्लस थिकनेस, इस टोटल डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं पिच, स्ट्रेट डिस्टेंस को। मतलब पिच सर्कल में देखिए आप, एक जगह से लेकर के दूसरी जगह तक, इसको मैंने बोला थिकनेस, यहां से लेकर के यहां तक मैंने बोला स्ट्रेट डिस्टेंस, स्पेस कितना है, और इस टोटल डिस्टेंस को हमने बोल दिया है दिस इज अवर पिच। लेकिन ये सारी बातें हो गई स्ट्रेट। स्ट्रेट यहां से लेकर के यहां तक स्ट्रेट डिस्टेंस थिकनेस है, यहां से लेकर के यहां तक स्ट्रेट डिस्टेंस, इसको आप थिकनेस बोल रहे, स्पेस बोल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस को आप पिच बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये सारी बातें हम लोग
पिच सर्कल के अलोंग कर्व में कैलकुलेट कर लें, ये वाली चीजें कर्व में पिच सर्कल के अलोंग इस सर्कुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लें, तो दिस विल बी कॉल्ड एज सर्कुलर पिच. दैट्स व्हाट आई हैव शोन हियर आल्सो. इसी पिच को अगर आप पिच सर्कल के अलोंग मेजर करने लगे, तो दिस विल बी कॉल्ड एज सर्कुलर पिच. ठीक है, आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी. वंस अगेन एक बार फिर से नजर मार लीजिए. सबसे टॉप से जो सर्कल जा रहा है उसको हमने अडेंडम सर्कल बोल दिया. बॉटम मोस्ट पोर्शन से जो चीज दिखाई पड़ रही है उसको हमने डिडेंडम सर्कल बोल दिया. इन बिटवीन कहीं हमको पिच सर्कल दिखाई पड़ता होगा. ये गियर के पापा हैं, क्योंकि कहानी यहीं से स्टार्ट हुई है बेटे. डिडेंडम से थोड़ा सा ऊपर क्लियरेंस सर्कल है, जो आपकी एलओसी को शो कर रहा है कि इसके अंदर नहीं जाना है. पिच सर्कल से अडेंडम तक की डिस्टेंस, अडेंडम सर्कल तक की डिस्टेंस, अडेंडम पिच सर्कल से टीथ कितना बाहर है और पिच सर्कल से टीथ कितना अंदर है, अडेंडम और डिडेंडम से डिफाइन कर दिया जाता है. अडेंडम से डिडेंडम तक की डिस्टेंस टोटल डेप्थ और अडेंडम से क्लियरेंस तक की डिस्टेंस वर्किंग डेप्थ बोली जाती है. टॉप लाइन, फेस और फ्लैंक आपको सामने इजीली दिखाई पड़ रहे हैं. फेस विड्थ क्या होता है, टूथ की थिकनेस पिच सर्कल के अलोंग मेजर कर ली. स्पेस, ये भी पिच सर्कल के अलोंग मेजर कर लिए. स्पेस प्लस थिकनेस, इस टोटल डिस्टेंस को हमने बोल दिया दिस इज अवर पिच. और इसी पिच को अगर मैं पिच सर्कल के अलोंग कर्व के फॉर्म में मेजर करूं, तो ये बोला जाएगा दिस इज अवर सर्कुलर पिच. आई होप इतना देखने के बाद मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा है जो ये बोलेगा कि सर ये चीज नहीं समझ में आई, वो चीज नहीं समझ में आई. और जो बातें हमने अभी भी की हैं तुम्हारे सामने, उसी का नोट्स भी तो बनाने हैं. तो उसके लिए मैंने तुम्हारे सामने एक डायग्राम ऑलरेडी रखा हुआ है, जस्ट टू सेव माई टाइम. ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सेम चीजें, पूरे बड़े से गियर का एक छोटा सा पोर्शन मैंने तुम्हारे सामने रखा हुआ था. दो टीथ, ऊपर से जो सर्कल दिखाई पड़ रहा है अडेंडम सर्कल, टूथ के सबसे नीचे से जो दिख रहा है वो हमारा डिडेंडम सर्कल. डिडेंडम से थोड़ा सा ऊपर, हल्की सी ऊपर, बहुत थोड़ा सा ऊपर क्लियरेंस सर्कल दिख रहा है. डिडेंडम और क्लियरेंस सर्कल के बीच के डिस्टेंस को हम क्लियरेंस बोल देते हैं. इन बिटवीन कहीं हमको पिच सर्कल दिखाई पड़ेगा. थिकनेस विकनेस मेजर करनी है, आप इसी पिच सर्कल के अलोंग ही मेजर करते हैं. स्ट्रेट मेजर किया होता तो मैं थिकनेस बोलता, स्ट्रेट मेजर किया होता तो मैं इसको स्पेस बोलता, और यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को स्ट्रेट मेजर किया होता तो मैं पिच बोलता. लेकिन यही बातें आप पिच सर्कल के अलोंग कर रहे हैं, तो इसको हम बोल देते हैं सर्कुलर पिच. बात समझ में आ रही है? पिच सर्कल से अडेंडम तक की डिस्टेंस अडेंडम, पिच सर्कल से नीचे डिडेंडम सर्कल तक की डिस्टेंस डिडेंडम, ऊपर से लेकर के नीचे तक टोटल डेप्थ, और ऊपर से लेकर के क्लियरेंस तक वर्किंग डेप्थ. वर्किंग डेप्थ नहीं लिखा, लाओ लिख देते हैं. व्हाट इज वर्किंग डेप्थ? सर वर्किंग डेप्थ यहां होगी ऊपर से लेकर के क्लियरेंस तक की डिस्टेंस. दिस इज समथिंग जिसको बोलेंगे आप वर्किंग डेप्थ. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. ठीक है, ऑल गुड, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया. इतनी बातें अगर समझ में आ गई हैं, तो अब हम फर्दर कुछ और टेक्निकल बात कर सकते. अगर सारे बच्चे डायग्राम में यहां तक मेरे साथ कंफर्टेबल हैं, किस चीज को क्या बोलते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम बोलूं कि पिच सर्कल डायमीटर दिया हुआ है, अडेंडम सर्कल का डायमीटर बताओ, तो बच्चे आंख बंद करेंगे और समझ जाएंगे मैं क्या दे रहा हूं और क्या पूछ रहा हूं. समझ रहे हैं? मेरी बातें अगर आप समझ पा रहे हैं, तो फिर इस पूरे गियर चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको याद करना पड़े. खत्म. पूरे गियर चैप्टर की जान ये टर्मिनोलॉजी ही थी. टर्मिनोलॉजी क्लियर है तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचता है. चैप्टर इज ओवर.
अब तो बस हमको थोड़ी थोड़ी न्यूमेरिकल की बातें करनी है। ऑल गुड, समझ में आ गया? ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम स्टार्ट करेंगे तो इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को और डिटेल में समझ लेते हैं खोल करके। यकीन मानिए बच्चे पूरा बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं और उनको गियर की टर्म्स समझ में नहीं आते हैं। गियर का क्वेश्चन उनके सामने रख दिया जाए, वो ये नहीं बता पाते हैं कि ये जो चीजें दी गई हैं ये गियर में दिखती कहां कहां पर है ना? फील अगर आ गया है टर्मिनोलॉजी का तो गियर चैप्टर आप जीत चुके हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की है दीपक ने कि आरबीआई ने बोला है 2000 का नोट बदल लो। ठीक है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। पिच सर्कल एग्जैक्ट बिटवीन ये नहीं होता, ये नहीं बोला मैंने, इन बिटवीन कहीं होगा, एग्जैक्टली बीचों बीच होता है, मैंने ऐसा नहीं बोला है बेटा। अब पिच सर्कल से कितना ऊपर टीथ आपने दिया है और कितना नीचे दिया है ये हमको देखना पड़ेगा, इसकी बातें अभी हम नहीं कर पाएंगे। मैंने बस आपको कुछ एक हल्का सा ओवरव्यू दे रखा है। ठीक है, चलो लेट्स स्टॉप हियर, ब्रेक ले लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, डिनर के बाद हम लोग सब लोग मिलने वाले हैं ठीक 9:30 बजे बेटा। थैंक यू वेरी मच।